स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का डीपीपी नंबर 1 जो कि बेस्ड है लेक्चर 1 से लेकर 6 तक। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने इन 6 लेक्चर्स में पढ़ा है जिस पर ये डीपीपी बेस्ड है, जरा एक बार देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये रहे टॉपिक्स। तो लेक्चर 1 जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर ओम्स लॉ का स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म है, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल से बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और एक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। तो ये सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों जिन्होंने भी जैसे ये डीपीपी सेल्फ ट्राई नहीं किया हो तो पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, उसको खुद अटेम्प्ट करिए और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें, ताकि जो है ना कैसे सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिसको कि अगर बाय कॉन्सेप्ट अगर बनाया जाए तो बहुत लेंदी बनता है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे उसी को एक लाइन में बना सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड हम लोग हमेशा लेक्चर्स और डीपीपी में देखते हैं, आज भी वैसे ही सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला सवाल नंबर 1 क्या है, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। ठीक है, तो भाई एक तार है, क्या है, एक तार है, लेंथ कितना दे के रखा है 10 मीटर, एंड रेडियस है 10 टू द पावर -2 बटे रूट पाई, यानी कि रेडियस है 10 टू द पावर -2 बटे रूट पाई मीटर। अच्छा, हैज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस है 10 ओम। द करेंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर, यानी कि बोल रहा है कि करंट डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है कितना 10 वोल्ट पर मीटर। जैसा ही हमसे करंट डेंसिटी बोलता है तुरंत समझ में आ जाता है कि J इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ई, वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या है, ओम्स लॉ। अब E दे के रखा है, हमें सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा रेजिस्टिविटी कैसे लिखे, तो हमको पता है कि सिंस रेजिस्टेंस होता है रो एल बटे ए। अच्छा, हम क्यों लिखेंगे रेजिस्टिविटी बराबर, यही पॉइंट वाला बात है, क्योंकि सवाल में ना रेजिस्टेंस दे के रखा है, रेजिस्टेंस, इसीलिए। तो रो के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आर ए बटे कितना एल, हेंस सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो तो ई तो ऊपर हो गया, बटे रो है नीचे, रो के जगह पे लिखेंगे आर ए बटे एल, हेंस ये वाला सबसे नीचे, एल किधर चला जाएगा, ऊपर, किधर चला जाएगा, ऊपर। तो फॉर्मूला मेरा आ रहा है J इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाई आर ए। इसी में क्या करेंगे हम लोग, सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ई एल बटे आर ए है, J इक्वल टू आ गया कितना, J इक्वल टू आ गया ई एल डिवाइडेड बाई आर ए। ई कितना था 10। अच्छा, यह है 10 मीटर, देखो SI यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं, L भी 10 है तो L 10 है तो रख दिए इसको, डिवाइडेड बाई R। सारे वैल्यूज़ को ना इधर उधर नेक्स्ट पेज में लिखने में बड़ा दिक्कत होता है चलो कोई नहीं, ये क्या था, क्या जरूरत पड़ा है भाई, आर ए है ना, आर क्या है, आर है 10, एरिया क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि कोई भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे के रखा है, ये हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो आर है 10, देखो आर है 10 और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है तो 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई रूट पाई का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ये ठीक है, सेकंड वाला जो स्क्रीन है ना, ये मतलब ये स्लाइड, ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग है तो ठीक है। फर्स्ट वाला में जो है ना वो पीपीटी बनता है तो उसमें स्क्रॉल नहीं होता है। तो ये 10 गया, तो ये 10 डिवाइडेड बाई पाई इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 और रूट पाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई, तो पाई चला गया, ये गया अगर ऊपर तो 10 टू द पावर 4 और +1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो ये हो गया मेरा करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी होता क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि एम्पियर एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अगर SI यूनिट की बात करें तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर इन जनरल है ना। अगर यूनिट की बात करेंगे तो कहाँ से लाएंगे, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5, कहाँ है 10 टू पावर 5, ये देखो। अब देखो क्या 10 टू पावर 5, 10 टू पावर -5 भी दिया होता है। अब इसमें को ट्रिक आप लोग को सिखाता हूँ, देखो बहुत जितना चीज़ है सब सीख लो ठीक है, कौन चीज़ कब काम करता है नहीं पता। ऑप्शन देखो कैसे दिया, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर 6। भैया जेईई मेंस का सवाल है ये। अब सोचो जरा बच्चों, अगर आए ना कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन को ही देख करके टिक लगा दो, सवाल को देखो भी मत, ये भी एक तरीका होता है।
कब पता चलेगा? जब बहुत हजारों सवाल 10-12 साल जैसे पढ़ा लिए ना, तो बहुत सारा चीज़ पता चल गया कि अच्छा जेईई मेंस में, नीट में, आईआईटी में जो सिंगल करेक्ट सब होता है उसमें बहुत सारा सवाल ऐसा होता है कि भैया 99.9% चांसेस होते हैं कि करेक्ट हो जाए। देखो ये 4, 5, 6 ये सब देख रहे हो पॉजिटिव पावर्स है और एक ही नेगेटिव पावर है। इसका मतलब क्या है? मेजोरिटी हमेशा फेवर होता है। तो ये 4, 5, 6 यानी यही तीनों में से कोई ना कोई आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्या 2 बार एक ही डिजिट दिया है 5, 5। देखो कैसे बता रहा हूँ टिक करने के लिए। सिंस ये नेगेटिव है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अच्छा, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि पता चले कि कैसे टिक करेंगे सिर्फ ऑप्शन देख करके। तो यही तीनों में से हो सकता है पॉजिटिव पावर। अब ये 5 नंबर 2 बार कंफ्यूज किया है ना, तो यानी कि यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या चीज देख करके बोला? नंबर। ये भी 5 है, ये भी 5 है, 2 बार रिपीट किया है का मतलब है यही दोनों आंसर हो सकता है। तो सबसे ज्यादा टिक कहाँ लगा? थर्ड ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ये तरीका है। बोलोगे सर तो जबरदस्ती तरीका है। बिल्कुल बच्चों, आप भी अगर जैसे 10-12 साल एक ही चीज बताते रहो, पढ़ाते रहोगे ना, आपको भी पता चल जाएगा। जैसे ABCD में कितना ट्रिक आप खोज सकते हो भैया। एक को ऐसे लिखते हो ना, ऐसा करो ऐसे लिख लो, ऐसा करो ऐसे लिख लो, फटाक से लिखा जाएगा, ठीक है। बस वैसे ही है ये सब। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है भाई? ए वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%। हाँ, यही लेक्चर में बोले थे कि भाई हमको पता है कि स्ट्रेचिंग जो होता है ना, देखो स्ट्रेचिंग क्या, स्ट्रेचिंग अगर x% है और इफ x लेस देन 10% है तो सवाल कैसे बनाते हैं, और अगर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 10% है तो कैसे बनाते हैं। तो लेस देन में एरर्स लग जाता है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन जो सीखे है ना, और अगर इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन 10 है तो भाई एक डिटेल मेथड होता है, एक डिटेल मेथड, और एक होता है अनिल सर का शॉर्ट ट्रिक मेथड। क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है। तो हम क्या करें भाई? चलो चालू हो जाते हैं कहीं कहीं। तो क्या बोला है? 10%। 10 मतलब इधर। अब इधर मतलब जैसे आया तो 2 मेथड हमारे पास हैं। तो बोला है सिर्फ लेंथ इंक्रीजेस बाय 10%। तो क्या करें? क्या करें? देख लो सवाल। इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स क्या? तो लेंथ इंक्रीज्ड बाय 10% है। हमसे पूछ रहा है क्या? नया रेजिस्टेंस मान लो कि R डैश क्या होगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टिविटी को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टिविटी को। तो नया रेजिस्टिविटी क्या होगा? क्या होगा? चले ठीक, शुरू करें सॉल्विंग। तो भाई सिंस x इक्वल टू 10% बोला है कि इफ L इंक्रीजेस बाई कितना परसेंट है? 10%। तो सबसे पहले क्या करते हैं? शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। और शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि सिंस हम लोग जानते हैं, देखो क्या कि R इक्वल टू होता है रो L बटे A। जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रेचिंग में ठीक है, इन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो AL एरिया इनटू लेंथ हो जाता है, और ये वॉल्यूम होता कैसा है? कांस्टेंट होता है स्ट्रेच करें तो सिर्फ लेंथ दिया हुआ 10% ये हो रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या? एरिया को हटा करके लेंथ के ही टर्म्स में यहां से हम लोग लिख सकते हैं। तो एरिया को क्या लिखोगे? देखो V/L, तो इसको उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो R इक्वल टू रो L/A, A की जगह आ जाएगा V/L, हेंस ये L ऊपर गया तो रो L स्क्वायर बटे क्या हो गया? V। यहाँ अगर देखोगे तो भाई V क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और रेजिस्टिविटी तो चेंज होता नहीं है जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। खींचने विचने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि सिंस रो एंड V अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? L स्क्वायर। और यहीं पर बच्चों अगर देखो याद हो, जैसे हमने L में कन्वर्ट कर लिया वैसा ही हम एरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक जो ट्रिक है उसको मैं लिख ही देता हूँ। ट्रिक क्या है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होता है। और अगर कभी रेडियस पर सवाल आ जाए तो एरिया लिखेंगे पाई R स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? R⁴ डायरेक्ट, ठीक है। और इसी पर हम लोग सवाल बनाते हैं। सिर्फ सवाल में दिया रहता है लेंथ इंक्रीजेस तो ये, सिर्फ सवाल में दिया रहेगा एरिया इंक्रीजेस डिक्रीजेस तो ये, सिर्फ सवाल में दिया रहे रेडियस इंक्रीजेस डिक्रीजेस तो ये, उसके आधार पर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर सिर्फ लेंथ बोला तो ऐसा। अब सिंस शॉर्ट ट्रिक से बना रहे हैं तो क्या करें? एक तो हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं बच्चों, देखो
तुरंत समझ में आ जाएगा कि लेंथ इंक्रीजेस बाई 10%, तो भाई ये एल स्क्वायर है। तो अगर हम लोग बोले क्या मेरे पास सवाल में ऐसा दिया है क्या कि समझना सवाल में क्या उसके आधार पर मेरा जो है ना कैलकुलेशन करने का तरीका बदलता है। इट्स न्यू जो रेजिस्टेंस है सिर्फ क्या दे के रखा है 1.2 टाइम्स, बोथ रिमेन सेम 1.21 टाइम्स 1.1 टाइम्स, यानी कि R2 इक्वल टू कितना टाइम्स R1, बस इतने बताना है। परसेंटेज चेंज इन अगर रेजिस्टेंस पूछता ना तो भी उसका हम लोग बहुत अच्छा से शॉर्ट ट्रिक देखें कि कैसे बनाते हैं और डिटेल्ड बनाते हैं परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। लेकिन परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ टाइम्स पूछा, कितना टाइम्स होगा। तो जब टाइम्स ही पूछा है तो मेरे लिए तो फिर बड़ी आसान हो जाता है, क्या R2 बटे R1 बोल दो, देखो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भैया R2 बटे R1 ये हो जाएगा L2 बटे L1 का क्या बोलेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, फिर तो डायरेक्ट और शॉर्ट ट्रिक सब सेम ही एक तरह से समझ लो। R2 हो जाएगा R1 इंटू L2 बटे L1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अच्छा है यार थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो L2 इक्वल टू देखो क्या है 10% इंक्रीज किया है, यानी कि L1 प्लस 10% ऑफ क्या हो जाएगा L1, तो ये हो गया L1 प्लस 10L1 डिवाइडेड बाई 100। 10% का मतलब 10 बटे 100, ये गया तो 10 और 1 11, 11 बटे 10 L1, ये है L2, यानी कि L2 देखो 1.1 टाइम्स L1 आ रहा है ना। L2 कितना आया 1.1 टाइम्स, तो वहां उठा के रख देते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। तो R2 इक्वल टू R1 टाइम्स L2 बटे L1, तो L2 है 1.1 L1 बटे L1 का होल स्क्वायर, ये चला गया 11 का स्क्वायर 121, तो 121 लेकिन डेसिमल है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना टाइम्स R1। तो देखो रेजिस्टेंस जो है ये निकल गया मेरा ऐसा, ठीक है निकल गया ऐसा, कितना 1.21 टाइम्स हो जाएगा। तो बस यही जो अब एक तरीका है बस समझ में आ गया कि है ना, एक बार पता हो डायरेक्ट तो हम कुछ ये देखो एक चीज बताता हूँ बच्चों, अगर बोर्ड्स में आता है ना ये सवाल तो आप ये सारे चीज लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक और तब जाकर के आप ये लगाओगे, नहीं तो नंबर चला जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या है ना, डायरेक्ट जो ये बता है ये मेमोरी में रहना चाहिए। एल स्क्वायर बोला है, नया लेंथ निकालो, सिर्फ क्या है कि 10%, 1.1 हो गया ना तो उसका होल स्क्वायर कर दिया 121, 1.21 टाइम देखो आंसर मार दो खटाक से, कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने किया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी सिर्फ ये करना था। लेकिन बोर्ड्स में आपको यहां से चालू करके इधर लाना पड़ेगा। हो गया, तो रेजिस्टेंस 1.21 टाइम्स हो गया, कहाँ है भाई 1.21 टाइम्स, ये एक ही तो ऑप्शन, बस आराम से एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1.21 टाइम। अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो तो मतलब चेंज होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो दैट रिमेन्स सेम, सेकंड वाला। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, A wire has resistance of 3.1 ohm at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 3.1 ओम है कितना पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अच्छा एंड रेजिस्टेंस 4.5 ओम है कितना पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बोलता है क्या द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज क्या, यानी अल्फा इक्वल टू क्या, अल्फा इक्वल टू क्या, क्या करें तो जब भी एक रेजिस्टेंस देके रखा है एक टेम्परेचर पर, फिर एक और देके रखता है एक पर, तो हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस को लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस टेम्परेचर R0। तो लेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस उसको हम लोग क्या मान लेते हैं R0, और इसके रेफरेंस में लिखेंगे तो ये क्या है मेरे लिए पता है, R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक फिर इधर लिखेंगे R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस R0 जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 3.1 इक्वल टू ये है R0, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब R0 है 0 और R1 पर है कितना 30 डिग्री, तो भाई डेल्टा टी मतलब 30 माइनस 0, क्या हो जाएगा 30 माइनस 0 हो गया। सिमिलरली जैसे ये लाइन लिखा है तो यहाँ पर एक और लाइन मेरे लिए लिखा जाएगा क्या चीज, देखो 4. पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना इक्वल टू R0 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उधर है 4.5 ओम इक्वल टू फिर रेस्पेक्ट टू रेफरेंस टेम्परेचर R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक। डेल्टा टी कैसे लिखोगे, तो ये है कितना देखो रेजिस्टेंस 4.5 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज कितना हो गया, तो मतलब 0 से 100 हो गया, चेंज क्या बोलोगे 100 माइनस 0। तो ये R0
1 प्लस 100 माइनस 0 करेंगे तो ये इसको हम लोग क्या लिख देंगे 100 अल्फा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, निकालना है अल्फा। कैसे निकाले अल्फा, तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आर नॉट कट जाएगा, एक वेरिएबल आंसर 1/2 तो 1/2 3.1 डिवाइडेड बाई 4.5। ये ब्लैक स्क्रीन में ना वाइट वाला स्क्रीन में क्या था ना, यहीं से इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग होता था ना, तो मेरे लिए बड़ा बढ़िया रहता था, बगल में लिखते जाओ ऐसे क्या है, सबको छापो नेक्स्ट पेज में R0/R0 ये गया, तो इधर हो जाएगा R0 1 प्लस 30 अल्फा। इसमें सेकंड पेज में ऐसा है, थोड़ा सा इतना अच्छा बोर्ड बनाता है, टेक्नोलॉजी बनाता है, तो थोड़ा सा पहले पेज में बना दे, नहीं कम ही टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये गया, ये डेसिमल देखो चला जाएगा, तो 31 बटे कितना हो गया 45, 1 प्लस 30 अल्फा, और इधर हो जाएगा कितना 1 प्लस 100 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया ये 31 हो गया प्लस 3100 अल्फा, ये हो जाएगा 45। देखो 45 इंटू 1 और 45 इंटू 3, तो 45 दिया कितना होता है 135, इतना अल्फा। बाप रे इतना बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये है 3100, तो इसको इधर लाते हैं, तो 3100 अल्फा माइनस 1350 अल्फा इक्वल टू 45 माइनस 31। कितना गंदा आ रहा है, तो ये 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, फिर 10 में से 3 गया 7, सही तो है, उसके बाद 2 में से गया 1, ठीक है। इतना अल्फा इक्वल टू 5 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 14 अल्फा इक्वल टू मैंने इतना गंदा नंबर है, अच्छा से देखना पड़ता है ना, दाएं बाएं नहीं हो जाए। ऑप्शन एक बार देखें जरा सा क्या है, देखो ऑप्शन पर नजर डालते हैं 0.008, 0.03। देखो कैलकुलेशन ना हमारा ऑप्शन पर बेस्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पर 3 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 और वहाँ पर 1 2 है ना, पहला डिजिट 1 2 3 और 8। देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखना सीखो ये चीज। भाई ये 14 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे पता है, 2 ही डिजिट लेते हैं 17.5, तो 17.5 मेरे लिए क्या हो जाएगा 18। अगर लेक्चर सब देखते होगे बच्चों डीपीपी ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन करो शॉर्ट ट्रिक से और सीखो, मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेट कर दूंगा आप बोलोगे वाह क्या बात है, नहीं आप खुद सीखो भाई कैसे करेंगे। अल्फा इक्वल टू 14/1750 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 17.5। रफ ये होता है। 17.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 18, ताकि देखो 2 7 14, 2 9 18, काट दो, जो समझ में आता है उस डिजिट से काटो। 9 7 63, देखो ऊपर क्या है 7 है तो 70 कर दो, बोलिए ना रफ अप्रोक्सीमेशन 7 है तो भाई ऊपर 70 कर दो, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको ना एक एक डिजिट सिर्फ चेक करना है, वो भी अलग अलग डिजिट है, पहला 1 2 3 और 8 है, तो देख लो 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, यानी क्या समझो 0.8 समथिंग कुछ ऐसा डिजिट आने जा रहा है। डिजिट क्या आएगा बच्चों 8, 9 7 63 है, 7.8 7.9 को क्या करके लिखोगे 8, यानी कि ना पूरा गुना करने की डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, हमको पता चल गया कि भैया 8 होगा तो 8 होगा बस। 9 7 63 18, 7 पॉइंट ऐसा 7.9, ये नहीं है तो होगा कौन ये। तो इस तरह से कैलकुलेट किया करो, ये नहीं कि एग्जाम में बैठे हैं भैया तो हम जो है ना अब 1750 को पूरा भागा दे के ही दम लेंगे कि 0 पॉइंट, अब 0, अभी भागा नहीं लगा तो 0, अब इतना, अभी भी भागा नहीं लगा तो एक और 0, तो एक और 0, अब भागा लगाएंगे 17 7 19 से 17 8 36 से तो भैया 8 टाइम्स में जाएगा, तो है ना, तो अब भागा दे के गुना कर रहे हैं। ऐसे कृपया करके डोंट डू। मैं स्ट्रिक्टली लिखता हूं, अगर आप नीट या जेई के एस्पिरेंट हैं कृपया करके इसका यूज ना करें, ऐसे कभी भी गुना भाग ना करें, ट्रिक लगाएं। जो नंबर समझ में आता है, आपको 14 का समझ में आता है 15 करना ना, आप 15 कर दो अगल बगल, आपको 17 को 18 समझ आता है 18 कर दो, जिससे कट छट रहा हो, धीरे धीरे सीखते चल जाओगे ना। तो कौन हो गया ये, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, ए 1 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। रुक जाओ एक एक करके। ए 1 मीटर लॉन्ग वायर, 1 मीटर तार है, तो टोटल लेंथ है 1 मीटर, इसको तोड़ दिया 2 अनइक्वल पार्ट्स x एंड y, तो 2 पार्ट में तोड़ा, तो एक है x, मान लो ज़्यादा थोड़ा लंबा ले लेते तो एक थोड़ा सा छोटा ले लेते, लेट इट बी। 2 अनइक्वल पार्ट्स है, अनइक्वल पार्ट्स बच्चों मतलब एक मीटर का है ना, तो समझ लो कि 1.7 मीटर तो 0.3 मीटर है, यानी लेंथ अगर बोला जाए तो दोनों का क्या है अलग अलग है। अच्छा
द एक्स पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर डब्ल्यू। ओ सेकेंड चीज क्या कह रहा है कि जो एक्स वाला जो पार्ट है ना, इसको स्ट्रेच कर दिया गया है, स्ट्रेच्ड इनटू क्या, डब्ल्यू, खींच दिया गया, तो भैया ये W बन गया। अच्छा, तो यानी खींचा है तो लेंथ इसका बड़ा ही होगा, गारंटीड है। बोलता क्या है, लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ X। अच्छा, तो ऐसे लिखता हूं बच्चों, देखो लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ X। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं जो सवाल में दिया, ठीक। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ W इज ट्वाइस दैट ऑफ Y हैं क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ W। अच्छा ठीक है, पहले जो बोल रहे हैं उसको लिख देते हैं भैया। क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ W इज क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ y यानी ry। तो बोलता है क्या, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ x एंड y इज क्या, यानी कि ना लेंथ ऑफ x ऐसे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ y ऐसे लिख देते हैं। पूछ रहा है कि ये बराबर क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो हमें क्या समझ में आता है, कहीं रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बटे ए। वायर मेरा है एक, तो रजिस्टिविटी चेंज होगा नहीं, किसी भी वायर का चाहे खींच भी दो तो रजिस्टिविटी तो नहीं चेंज हो रहा है। तो रो जो है ना भाई, ये सब के लिए हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। रो एल बटे ए, एरिया। तो सबसे पहले ये वाला जो 1 मीटर था उसको काट दिया 2 बराबर भाग में, तो इसको मैं अगर काट दूं, मान लो ठीक है, अनइक्वल में इतना काट दूं, तो एरिया चेंज हुआ क्या, नहीं। एरिया कब चेंज होता है, जब खींचते हैं किसी चीज को तब एरिया चेंज होता है। यानी यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि एरिया ऑफ x और एरिया ऑफ y ये चेंज नहीं होने जा रहा। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, पता है ये 2 है ना, इसको बोल देते हैं 3। क्या बोल देते हैं, 3। बच्चों देखो रेजिस्टेंस ना W का y के साथ दिया हुआ है। अब हमको जैसा ही बोला कि किसी वायर को हम खींचते हैं कितना टाइम्स, देखो जरा x को खींच दिया W तक। अच्छा, तो बोला है कि W का जो लेंथ है ना, ट्वाइस है लेंथ x, यानी कि दिस वायर इज स्ट्रेच्ड, तो कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो किसी भी वायर को अगर हम n टाइम्स खींचते हैं तो हमको पता है कि उसका रेजिस्टेंस n² टाइम्स क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है ना, बड़ा हो जाता है, पता है अच्छी से। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या, कि देयरफॉर रेजिस्टेंस, क्या कह सकते हैं, एक चीज तो हमें समझ में आता है कि देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ W विल बी क्या, n² टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ क्या, x, इन दोनों में n² सिंस 2 टाइम्स लेंथ हुआ है, तो भैया 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4rx हो जाएगा। तो एक रिजल्ट ना हमारे लिए यहाँ आ गया, क्या है कि जब लेंथ होता है n टाइम्स L1 तो भैया रेजिस्टेंस हो जाता है n² टाइम्स कितना, R1। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं, लेक्चर के अंदर। तो एक तो ये समझ में आया, यानी RW रेजिस्टेंस जो हो रहा है ना 4 टाइम्स RX है, और एक और दे के रखा RW 2 टाइम्स RY है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा मैं बोलूँ इसको, 3, ये बोल देता हूँ कि 4। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 देखो जरा, उधर भी RW इधर भी RW है, तो हैंस 2 और 4 से LHS इक्वल, RHS भी इक्वल कर देंगे, तो आ जाएगा 2RY इक्वल टू 4RX। क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम 2 and 4 क्या आएगा, 2 and 4 में 2RY, आई है 4RX इक्वल टू 2RY। कोई दिक्कत है ना, कैसे आया, हमको निकालना क्या, लेंथ x लेंथ y, ये हमको चाहिए, तो इसीलिए ना हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भाई उधर जाएं। तो ये 2 जाए 4, यानी कि 2RX इक्वल टू हो रहा है RY, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, रो एल बटे ए, तो ये XX का हो गया, ठीक है। ये कैसे लिखोगे, रो एल बटे ए, ठीक है। रेजिस्टिविटी तो चेंज हुआ नहीं, और AX और AY हम देख चुके थे, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम, क्योंकि इसको सिर्फ कट किया गया था। ये दोनों एरिया क्या है, AX AY सेम, यानी कि दिस 2 आर सेम, तो इसको उड़ा सकते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, 2LX इक्वल टू इधर LY, हैंस LX बटे LY इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1:2। ये इधर तो ये 2 इधर। गजब का सवाल है, 2022 में पूछा गया है बच्चों, है ना, इधर रिसेंट। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो ये सब ना सीखने का तरीका है कि कैसे सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द करंट डेंसिटी इन ए सिलिंड्रिकल वायर। रुक जाओ भैया, को सिलिंड्रिकल वायर तो बनाने दो पहले, ठीक। द करंट डेंसिटी इन ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर इज इतना। अच्छा, इसका रेडियस कैसे है, सवाल थोड़ा, अच्छा कोई नहीं,
रहने दो जैसा है। इसका रेडियस है, लेट इट बी बोलते हैं कितना है बच्चों, रेडियस r इक्वल टू कितना है 4 मिलीमीटर, और करंट डेंसिटी दे के रखा है कितना, तो ये है 4 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। चलो जैसे जैसे एक करके फिर पूछता कि द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर, करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस r/2 एंड r इज इतना पाई एम्पियर। क्या इसका मतलब हुआ, रेडियस को सबसे पहले तो ये कैपिटल R से डिनोट कर रहा है, लग ही रहा था कि कुछ कुछ जो है ना इसमें चेंज करके रखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तार को जरा ऐसा बनाते हैं, देखो ये है मेरा तार वायर, ठीक है, ये है मेरा वायर, ये है टोटल मेरा रेडियस कितना है r। तो हमें पता है कि सिंस करंट डेंसिटी दे के रखा है, तो करंट डेंसिटी कितना क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, जो कि है πr²। इस टोटल से जो है मेरा करंट जा रहा है, कितना जा रहा है I, ये टोटल से करंट जा रहा है I, टोटल से। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मैं इधर एरिया लिखूं और इधर लिखूं बच्चों करंट, ठीक, वही 5 कलम 20 रुपया, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट जा रहा है कितना I। तो एरिया कितना लिखोगे, तो बोलेंगे देखो πr² से ना टोटल करंट जा रहा है I, टोटल एरिया कितना है, टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल कलम है 5 कलम, टोटल दाम कितना है 20 रुपया, लिख दो। फिजिक्स इससे चलता ही नहीं, फिजिक्स चलता है 1 कलम का दाम से। तो हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, यही क्या कहलाता है करंट डेंसिटी। यह टोटल एरिया A, तो करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया क्या कहलाता है करंट डेंसिटी, जो कि दे के रखा है हमें। हमको कितना एरिया चाहिए बोला क्या, तो करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस r/2 से r तक, यानी कि देखो कितना दूर से हमको चाहिए, ऐसे थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन रहा होगा, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल है कितना r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है r/2। हमसे पूछ रहा है क्या, r/2 से लेकर के r के बीच में, यानी कि इतना दूर में बताओ कि कितना करंट फ्लो कर रहा है r/2 से लेकर के r तक। एक बड़ा सा ऐसे सिलेंडर ले लो, एक बड़ा सा सिलेंडर, तो टोटल एरिया से करंट जा रहा है I। अच्छा, टोटल जा रहा है I, हमको बोला क्या r/2, सेंटर से नहीं r/2 से r तक, इतने दूर में कितना करंट जा रहा है, तो भैया कुछ कम करंट जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अब क्या हो जाएगा कम। तो इतनी एरिया से हमको निकालना है इतना, और ये वाला ही जगह, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि एरिया बोल रहा है कितना πr²। टोटल एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना, तभी ये वाला एरिया शेडेड वाला निकलेगा। तो माइनस πr/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। टोटल एरिया है πr², उसमें से ये रेडियस r/2, तो ये एरिया कर दो माइनस, तो उससे पता चल जाएगा कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो लेट हम लोग बोलते हैं क्या कि इससे करंट फ्लो कितना कर रहा है I', कितना करंट फ्लो कर रहा है I'। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ देखो जरा, πr² माइनस πr/2 का होल स्क्वायर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो जो ये आया है इंटू ये, यानी कि j इंटू ये कितना πr² माइनस पाई, देखो जरा r² आ जाएगा 4, r²/4। आंसर क्या आएगा, तो सिखा चुके हैं बहुत बार। अगर इधर कलम तो कलम 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 कलम, अगर इधर रुपया तो रुपया रुपया रुपया, तो भैया ये एरिया एरिया एरिया, यह करंट, तो ये भी क्या आंसर आएगा करंट, लेकिन ये अलग करंट होगा, क्योंकि ये टोटल कलम का दाम था, ये भैया कुछ और कलम है तो कुछ और दाम। तो लेट इट बी I'। 5 कलम 20 रुपया पर पकड़ बना करके रखो, फिर कुछ भी समझा दूंगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, I' जे इंटू, लिखो आगे, तो चलो I' इक्वल टू जे इंटू πr² माइनस πr²/4। इस स्क्रीन में आने के बाद फिर ठीक है, मेरे को जितना लिखना लिख सकता हूँ मैं। क्या करूँ, यहाँ पर देखो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3/4 πr²। अब 3/4 पाई जे, देखो 3/4 पाई जे इंटू r²। चलो लिखते हैं, जे कितना है, जे है 4 × 10⁶, और रेडियस कितना है 4 मिलीमीटर।
अच्छा आंसर देखो कैसे बोला है क्या ना कि करंट कितना पाई एम्पियर होगा, यानी पाई का वैल्यू रखना नहीं, पाई को साइड करके रखिए, ठीक है। तो भाई पाई तुम ना किनारे चले जाओ, तो 3/4 गुना पाई, जे है 4 × 10⁻6, रेडियस देखो क्या है 4 मिलीमीटर, तो यानी कि 10⁻³ मीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बस गुना भाग कर लो, तो ये गया। तो देखो 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 क्या एक तरीका सिखाता हूँ, है ना, कैसे फास्ट आप गुना कर सकते हो। मेरे ऑप्शन जैसी कैलकुलेशन आता है तो मैं ऑप्शन को देखता हूँ, गुना नहीं करता हूँ, पता है मैं गुना करके लिख सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ अगला सवाल, उससे भी ना जो मेरे को फायदा होगा, समय बचेगा, आपके लिए नुकसान है। ऑप्शन देखो जरा क्या है, अलग अलग नंबर से 68, 48, 95, 40, अलग अलग जब ऑप्शन है ना भाई तो कुछ मत करो, खाली गुना करो। देखो ये 4 4 गया ना, ये 3, ये 4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ रहा है 16, ये आ रहा है 3 इधर, 16 तिया कितना हो गया 48, बाकी कुछ देखो ही मत कि क्या है, खत्म 48। तो 48 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो दिख रहा है, ये आंसर हो गया। यही सीखने की जरूरत है कि कृपया करके गुना मत करिए, ये नहीं कि भैया हम घर से पढ़ के गए तो हम पूरा गुना करके ही आएंगे एग्जाम हॉल से, है ना, समय हो सकता है 10 सवाल छूट जाए लेकिन गुना करके आएंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, बहुत सारे लाखों के मात्रा में है भाई। 3 पाई × 10⁻6, मैं क्यों गुना कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, 4 चौक 16 × 10⁻ कितना -6, ठीक है। तो ये +6 -6 खत्म हो जाएगा, तो 16 तिया कितना आ जाएगा 48 पाई एम्पियर। दिस इज द करंट I डैश, 48 पाई एम्पियर, 48 पाई एम्पियर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द मासेस ऑफ द 3 वायर्स ऑफ कॉपर का वायर है। अच्छा, masses of the 3 wires of copper are in the ratio, यानी कि M1:M2:M3 दे के रखा है कितना 1:3:5, ठीक। एंड their lengths are in the ratio of, यानी कि उनके लेंथ का रेशियो जो है कितना है, तो 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी R1:R2:R3 बोल रहा है कि क्या होगा, कैसे निकालोगे। तो रेजिस्टेंस होता क्या, ρL/A, है ना, और तार क्या चीज है भाई, कॉपर का वायर है। तो कॉपर अगर है तो रेजिस्टिविटी क्या होने जा रहा है, कांस्टेंट, है ना, सारे वायर जब कॉपर का ही है तो कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, होता है ρL/A। तो जब रेशियो में लिखते हैं हमेशा ना, तो जो नंबर्स अगर सेम आ रहा हो हर जगह पर, मान लो यहाँ पे 2 हो तो उसको हम काट देते हैं, है ना, क्योंकि क्यों काट देते हैं, क्योंकि R1/R2 करेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर ये बटे ये करोगे 2/2 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसीलिए कॉमन जब नंबर आए तो उसको उड़ा देते हैं, ठीक। रजिस्टिविटी यहाँ भी आएगा तो वो उड़ा। लेंथ तो L1 L2 L3 ये दे के रखा है भैया। एरिया तो दे के ही नहीं रखा है, हमें तो मास दे के रखा है, तो क्या करें, तो बोलेंगे देखो क्या होता है, मास जो होता है ना, मास हम लोग जानते हैं बच्चों, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, डेंसिटी I इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। कोई भी तार अगर होगा तो वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है I इंटू कितना लेंथ है, वही होता है पूरा वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू लेंथ। तो मास के जगह पर डेंसिटी को ना ऐसे लिखो, डेंसिटी को लिख देते हैं D से। डेंसिटी को क्या चीज से लिखे, D से। D इंटू वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ। लेंथ मेरे को दे के रखा है, रजिस्टिविटी सब कट जाएगा, एरिया को हम कैसे हटा सकते हैं, और दिया हुआ है मास, यानी एरिया को लिखना है मास के टर्म्स में, कैसे लिखें। तो देखिए कि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है D। अब है जब कॉपर का वायर है तो कॉपर वायर का डेंसिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वायर है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जो है कोई दे के नहीं रखा है सवाल में तो हम यूनिफॉर्म ही मानेंगे। तो डेंसिटी D हो गया, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। भैया एरिया को रिप्लेस कैसे करोगे, तो एरिया हो जाएगा मास बटे डेंसिटी I इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ। हो गया, ठीक। यानी कि रेजिस्टेंस को लिख कैसे सकते हो, तो रेजिस्टेंस मेरे लिए है देखो ρL/A। एरिया क्या हो गया, मास बटे dl, यानी कि ρL, देखना ये dl किधर चला जाएगा, ऊपर, तो dl चला गया ऊपर डिवाइडेड बाई m, यानी LL D² सॉरी
एल एल डी स्क्वायर तो एल 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 स्क्वायर बच्चों, तो रो डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम। तो दिस इज देखो क्या आ रहा है पता है, रेजिस्टेंस आया है, क्या आया है रेजिस्टेंस, कि रो इंटू डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर बटे एम। रजिस्टिविटी क्या है, तीनों तार का कांस्टेंट, डेंसिटी क्या है, कॉपर वायर ही है भैया, तो तीनों का कांस्टेंट, यानी ये भी कट जाएगा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट गया, यानी कि एल स्क्वायर बटे एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो बोलेंगे सिंस रो एंड डी आर क्या है कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम। हेंस R1 इज टू R2 इज टू R3 अगर लिखना हो तो ये आ जाएगा देखो L1 का होल स्क्वायर बटे M1 इज टू L2 का होल स्क्वायर बटे M2 इज टू L3 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा M3। तो सीधे सीधे जो दिया हुआ है ना, क्योंकि पता है कि रेशियो में ये तो M1 M2 जो वैल्यूज दिया हुआ हो ना, आराम से उसको लिख दो। देखो क्या है एल स्क्वायर, एल है ना 531, तो भैया 531 है तो ऐसे लिख देंगे सीधे, देखो L1 5 का होल स्क्वायर इज टू 3 का होल स्क्वायर इज टू 531 तो होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे मास का रेशियो देके रखा है 1:3:5, तो सीधे लिख दो क्या 1:3 इज टू क्या है 5, 1:3:5, 5:3:1 L1 इज टू L2 इज टू L3, लेकिन उसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करके लिख देंगे। तो ये कितना आएगा देखो 25 बटे 1 इज टू 3 तिया 9 बटे 3 इज टू 1 बटे 5, ये इज टू 3 तिया 9 हो गया, तो ये हो गया 25 इज टू 3 इज टू 1 बटे 5। जब भी कभी रेशियो में होता है कोई भी चीज़, ऐसा नहीं रेजिस्टेंस कुछ भी चीज़, जब भी रेशियो में होता है हम लोग रेशियो में कभी भी नहीं लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 5, तो ये 25 कितना हो जाएगा 125, फिर 5 तिया 15, फिर 5 गया 1, लेकिन सिंप्लीफाइड, फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ बच्चों, देखना ये 5 यहाँ भी, ये 5 यहाँ भी, यहाँ भी, यानी लिखा कैसे रहा 125 बटे 5, 15 बटे 5, 1 बटे 5, जो चीज़ सेम होता है तीनों में समझो वो कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/5, तो ये इस टू ये करोगे डिवाइड करोगे तो भाई इसमें भी 1/5, इसमें भी 1/5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए कॉमन चीज़ हमेशा उड़ा देते हैं। हेंस फाइनली ये रह जाएगा सिंप्लीफाइड में, ये हो जाएगा, तो दैट इज R1 इज टू R2 इज टू क्या है R3। बोले ना हर सवाल बहुत कुछ सिखाएगा। 125 15 1, 125 कहाँ 125, 125 15 1, कोई पलट करके भी लिखे तो वो भी ऑप्शन में देके रखता है, देखते हो। क्वेश्चन 6 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि क्या देके रखा है, द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल ये ग्राफ है पोटेंशियल वर्सेस क्या है करंट का, एक ऐसे ग्राफ दे के रखा है 45 डिग्री, पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ दे के रखा है। द लेंथ ऑफ द वायर बोला है 31 पॉइंट इतना है, डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज 2.4 सेंटीमीटर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर इज मेजर्ड एज x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तब बोलता कि वैल्यू ऑफ x इज क्या, ठीक बना देखो देखो जरा क्या देके रखा है। सबसे पहले लेंथ कितना है भाई, लेंथ 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायमीटर देके रखा है 2.4 सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी है x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। बोलता क्या द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, अच्छा रेजिस्टिविटी और लेंथ देके रखा है, और ये क्या डायमीटर है कि डेंसिटी था, क्या था डायमीटर, यह है डायमीटर, ठीक है कोई बात नहीं डायमीटर। तो हम क्या जानते हैं जैसे रेजिस्टिविटी और लेंथ वगैरह हो तो रेजिस्टेंस होता है रो L बटे ए, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा RA बटे क्या हो जाएगा L, RA बटे L। रेजिस्टेंस कहाँ से उठाएंगे, एक ग्राफ देके रखा है पोटेंशियल वर्सेस करंट का, तो जैसा ही कोई ग्राफ अगर हो तो हमें पता है कि भाई अगर देखो इसको ऐसे कर दे, ये है अल्फा, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये अगर वोल्टेज है तो ये वाला भी क्या होगा वोल्टेज, और ये क्या होगा करंट। तो यहाँ पर देखो tan 45 अगर करेंगे, स्लोप क्या देगा इस ग्राफ का tan 45, तो परपेंडिकुलर बटे बेस यानी वोल्टेज बटे करंट, वोल्टेज बटे करंट, V बटे I किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना, यानी VI का ग्राफ हो गया क्या रेजिस्टेंस,
और वो किसके बराबर हो जाएगा 1045। 1045 होता है 1 यानी कि R, यानी R हो गया देखो कितना 1 ओम। तो ये जो ग्राफ दिया है ना उसके स्लोप से हमको पता चल गया कि भाई VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है वो 1 ओम हो गया। R उसको उठा करके यहाँ पर हम लोग रख देंगे। R पता चल गया, L दे के रखा है, डायमीटर दे के रखा है, तो भैया एरिया होता कितना है पाई R स्क्वायर, ठीक है पाई R स्क्वायर। रेडियस को क्या लिखते हैं डायमीटर बटे 2 का होल स्क्वायर। डायमीटर देखो कितना होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा D बटे 2, तो उसका होल स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 4। तो एरिया आ रहा है मेरा ये अलग से, उसको उठा के वहाँ रखेंगे, फिर रेजिस्टिविटी बराबर कुछ आएगा। तो रो इक्वल टू RA बटे L, रो इक्वल टू इस स्लाइड में आओ तुम, तब तुम लोग को देखते हैं जरा। ये है x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है 1, एरिया क्या है पाई D स्क्वायर बटे कितना है 4 भागा लेंथ, लेंथ कितना है 31.4 सेंटीमीटर। चलो लेंथ है, अगला लाइन में लिखते हैं जरा। हाँ ये देखो पाई है, पाई का वैल्यू पुट करते हैं ना 3.14, D स्क्वायर, D कितना है 2.4, तो D है 2.4 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर इंटू 2.4 सेंटीमीटर। लिख देता हूँ जरा एक्सपेंडेड वर्जन में, अच्छा है। नीचे है 4 रहने दो 4, L कितना है 31.4, कितना है L 31.4, तो भैया L हो गया 31.4 क्या सेंटीमीटर, ठीक। इधर तो है x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम है ये, यानी कि इधर एक यूनिट तो ओम तो है, तो देखो सेंटीमीटर चला गया और यहाँ पर एक ओम है, यानी मैं लिख दूं इधर 1 ओम, भैया रेजिस्टेंस तो है ही ना। तो इधर ओम सेंटीमीटर चला गया, इधर भी ओम सेंटीमीटर, यानी यूनिट दोनों तरफ सच में कैंसिल हो गया। लिखना इसलिए जरूरी था ताकि पता चले कहीं ऐसा तो नहीं इधर मीटर हो उधर सेंटीमीटर, तो कहीं 100 वगैरह कुछ गुना वगैरह करना पड़े। तो ये तो देखो ये गया तो नीचे कर देते हैं 100, ये जाएगा तो इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 10, यानी कि ऊपर देखो 314 गुना 2.44 ओम सेंटीमीटर तो उड़ ही गया। तो क्या मैं करूं 2.4 इंटू 2.4 इंटू ऊपर 10 है, ठीक है भाई पहले एक बार लिखने दो है ना, तब जाकर के समझ में आएगा कि करना क्या है। बेसिकली इतना है ना, इतना नंबर दे दिया है कि ये गया 314 भैया जाओ यहाँ से भाई, ये गया तो नीचे कितना हो गया 10, ये गया तो नीचे कितना हो गया 10, ठीक है 4 5 20, 4 6 कितना 24, ठीक। देखो अब जैसे ही इतना कैलकुलेशन कुछ आया ना मेरे पास बच क्या रहा है 24 इंटू 6, तो 6 इंटू कितना है 24, और कुछ है क्या नीचे 1 2 3, तो नीचे ठीक है 1 2 3 ऐसा कुछ है। जरा ऑप्शन पर पहले देखें, मेरा नज़र ना ऑप्शन पर ही रहता है, जैसे कैलकुलेशन आता है ना तो तुरंत मैं ऑप्शन को देखता हूँ कि क्या हाल समाचार है, करना है मेरे को कि आगे कैलकुलेट किने 220 108 144 225 सब अलग अलग नंबर है, ठीक है अलग अलग नंबर है। तो यहाँ देखो तभी सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर्स देखो खाली कितना बचा 24 इंटू 6, तो भैया 6 चौक 24, यानी कि इस साइड वाला डिजिट 4 है, बस हो गया, आगे मैं गुना नहीं करूँ। कहीं लास्ट वाला डिजिट 4 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है तो मार दो, हो गया है ना। मैं क्यों गुना करूँ कि भैया अगला जो है 6 दूनी 12 हाथ में बच करके 2 14 होगा कि 16, मेरे को क्या मतलब, लास्ट डिजिट 4 है, मार दो आगे बढ़ो ठीक है। ये तो 6 अब कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12 13 14, ये ऊपर जाएगा था 10⁻³ इधर कितना था x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, स्वाहा तो x बराबर कितना 144 आंसर। चले आगे 144 हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ लाइन में आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 8, ए वायर ऑफ 1 ओम, बस लिखने दो 1 ओम हैज ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, लेंथ इंक्रीजेस बाय भैया कितना 25%। अच्छा बोल चुके हैं जैसे लेंथ को खींचेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अच्छा टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब परसेंटेज चेंज वाला बोल दिया है ना, जो उसमें नहीं बता रहे थे कि देखो इसका डिटेल है शॉर्ट ट्रिक है, कब जब परसेंटेज वाला बोले तुम, ठीक। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा,
परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखो क्या है, हियर बोलेंगे हियर x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है। तो दो रास्ते होते हैं बताए थे जो एक्चुअली परसेंटेज का ही है, n टाइम्स तो चलो ठीक है शॉर्ट ट्रिक, और एक है डिटेल्ड मेथड। डिटेल मेथड तो क्या है, तो सबसे पहले चलो शॉर्ट ट्रिक से बतलाता हूँ बच्चों कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, जो बतलाए थे कि एसएससी रेलवे सब का एडवांस मैथ कभी ज़िंदगी में पढ़ाए थे ना अपने सेंटर पे, तो वहाँ से सब कुछ सीखे थे। क्या सीखे थे भाई कि रेजिस्टेंस हमको पता है यहाँ से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एल स्क्वायर, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस होगा कितना, एल स्क्वायर है तो ये मेरे लिए हो जाएगा पता है कितना, एल प्लस कितना हो जाएगा एल इंटू एल, और यहाँ पर है कितना 10 इंटू क्या हो जाएगा 10। कैसे सिखाए थे कि कभी एरिया बराबर मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया दो पैरामीटर है तो ये हो जाएगा एल प्लस एल इंटू बी, दो है तो इंटू 10 इंटू 10। लेक्चर देखिएगा बच्चों तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, बहुत सारा तरीका सिखाते हैं उसके अंदर, ठीक हर लेक्चर्स के अंदर रहता है। अगर वॉल्यूम रहे तो 3 बार ऐसे गुना कर दो। तो सीधा लेंथ कितना परसेंटेज है देखो जरा 25, तो 25 है तो यहाँ लिखो 25 प्लस 25 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा देखो जरा 25 गुना 25 एल इंटू एल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, तो 25 कितना 625, ठीक है। अब बटे 100 6.25, ये 25 50 प्लस 6.25 यानी कि 56.25, कहीं दिख रहा है 56 दिख रहा है यानी कि दिख रहा है। बोला है क्या टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी सच्चाई में 56.25 आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है यहाँ से 56.25% होगा, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो 56। ये हो गया डिटेल सॉरी शॉर्ट ट्रिक। डिटेल कैसे बनाएंगे कि लेंथ इंक्रीज बाई तो रेजिस्टेंस कितना, फिर जो है ना पूरा बनाओ। चलो डिटेल भी बना करके बता देता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। डिटेल्ड मेथड क्या है, डिटेल्ड मेथड भैया, तो R1 शुरुआती रेजिस्टेंस 1 ओम दे के रखा है, L1 है कितना 1 मीटर शुरुआती फर्स्ट जो है 1 कहते हैं, लेंथ इंक्रीज बाय 25 यानी L2 कितना, तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऐसे करके। तो देखो कि है ना शॉर्ट ट्रिक देखो कितना खतरनाक तरीके से बस 2 लाइन में बन जाता है, और भाई इसको बनाने के लिए देखो भी क्या होगा, हालत खराब होगा ठीक है। तो R1 कैसे लिखोगे, तो रो L1 बटे A1, ये तो इक्वेशन नंबर 1। लेंथ इंक्रीजेस बाई यानी कि जितना है उसमें से प्लस 25% ऑफ L1 हो जाएगा, क्या हो गया इंक्रीज, तो लिखोगे कैसे, तो L1 प्लस 25/100 इंटू L1, तो 25 चौक तो ये हो जाएगा 4 1 5, तो 5/4 L1, ये L2 आ रहा है। अच्छा कभी भी हम लोग अगर मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि कभी भी हम लोग अगर रेजिस्टेंस मान लो निकालते हैं, ठीक है, लेंथ जो ये आया अगर खींच रहे हो तो हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट, यानी कि एरिया इंटू लेंथ, तो भैया एरिया इंटू लेंथ, तो A2 यहाँ से देखो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा A1 L1 डिवाइडेड बाई L2। A1 है रहने दो, A1 कितना है A1, L1 कितना है, चलो L1 है, L2 कितना है 5/4, कितना हो गया 5/4 L1, मतलब कि लेंथ था L1, अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, L2 हो गया 5/4 टाइम्स L1, ठीक है। तो भैया एरिया कितना टाइम्स होगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि पता है, तो L1 गया तो ये हो जाएगा देखो 4/5 टाइम्स कितना A1। ये थोड़ा सा डिटेल मेथड बना रहा हूँ, तो A2 इतना हो गया, L2 इतना हो गया, ये इतना, हैंस रेजिस्टेंस अगर R2 बोलेंगे तो रो L2/A2, तो रखो इसको जरा रो, और उसको एक्सप्रेस कर देंगे R1 के टर्म्स में। रो L2 कितना है 5/4 L1, A2 कितना है 4/5 A1, तो ये देखो 5 चला जाएगा सबसे किधर ऊपर, तो 5/25, तो ये हो जाएगा 25 बटे, और ये 4×16 रो L1/A1। यहाँ से ये आ रहा है 25/16, रो L1/A1 को क्या हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं R1, शुरुआती रेजिस्टेंस, क्या है शुरुआती रेजिस्टेंस कितना है R1। ये होता है ना पूरा डिटेल एकदम एक एक चीज जो है ना कैलकुलेट करते हुए जाओ।
तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये हो जाएगा चेंज, तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, R2 माइनस R1, R2 कितना है देखो 25/16 R1 माइनस R1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 25/16 R1 चेंज इन रेजिस्टेंस बटे ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना है R1 इंटू 100, यानी ऊपर देखो R1 तो सब जगह कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा क्या, बच रहा है सिर्फ 25/16 माइनस 1, R1 ऊपर कॉमन ले लो तो 25/16 माइनस 1 नीचे R1 कैंसिल इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गया यानी कितना हो जाएगा 16 9 25, ठीक है 9/16 गुना कितना हो गया 100, यानी कि 900/16। तो अब देखो पता चल जाएगा बच्चों 16/85, 16×6 = 96, 16/85 यानी कि 5, आगे कहीं 5 दिख रहा है, आगे कहीं 5 दिख रहा है, फर्स्ट डिजिट 5 तो दिख रहा है तो मार दो टिक, हाँ पूरा भागा देने की जरूरत नहीं है। चलो अब मेरे को आंसर पता है तो मैं लिख सकता हूँ 56.25, बड़ा चालाकी कर रहे हो सर, बिना भागा दिए लिख रहे हो, अब मैं क्यों भागा दूँ, आप भागा दो कि 16/85 हुआ, फिर 10 बचा, फिर 100 हुआ तो 16×96 हुआ, है ना, ऐसे कर करके भागा दो, 56.25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। ए करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम, एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट बोला टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा नॉट है 20 एम्पियर पर सेकेंड, बीटा है 8 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई बात नहीं। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड, भैया ये वेरिएबल हो गया, तो कभी भी अगर वेरिएबल हो गया तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम लोग लिखे कैसे, तो बोले करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq/dt, क्योंकि वेरिएबल है तो मेरे को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के रूप में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। चार्ज निकालने बोला है तो dq = हो जाएगा I dt, कितना चार्ज फ्लो करेगा इन 15 सेकेंड, यानी कि कितना लेट इंटीग्रेट करते हैं तो 0 से लेकर के 15 सेकेंड dt टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो लेट इट बी q, 0 से लेकर के 15, तो dq बन जाएगा मेरे लिए q, और उधर हो जाएगा I के जगह पर देखो अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू हो जाएगा dt 0 से लेकर के 15 तक, देखो अल्फा नॉट टी डी टी, तो अल्फा नॉट इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, टी डी टी का, सही है। देखो अल्फा नॉट तो कांस्टेंट बाहर, टी डी टी इंटीग्रेशन प्लस बीटा आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन कितना टी स्क्वायर डी टी का, कहाँ से कहाँ तक 0 से 15, दिस इज द टोटल चार्ज। ओ बाप रे कितना बड़ा नंबर है, 2211, 2100 और 260, ठीक है। ऑप्शन पहले देख रहा हूँ, बाद में गुना भाग करेंगे, है कि नहीं। तो अल्फा नॉट टी डी टी स्क्वायर/2 लिख लो, अल्फा नॉट कितना है भाई 20, तो 20 इंटू टी स्क्वायर/2 क्या आएगा, चलो कोई नहीं अगला पेज आते हैं। अल्फा नॉट टी डी टी, अल्फा नॉट टी डी टी स्क्वायर/2 कितना 0 से 15, ठीक है, प्लस बीटा ये कितना आने वाला है टी स्क्वायर डी टी का, यानी कि TQ/3, तो TQ/3 कहाँ से 0 से 15, तो ये है अल्फा नॉट कितना है 20 कि 8, 20 एक 8, अच्छा ये है 20, तो भाई ये हो गया 20 बटे बच्चों 2 बाहर ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर के जगह पर सब्सटीट्यूट कर देते, ये 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, बीटा कितना है 8, ये 3 गया बाहर, ये TQ मतलब कितना 15 गुना 15 गुना कितना 15, बस माइनस 0 तो चलो हटा ही दो, है ना, तो 15 का क्यूब माइनस 0 गया, तो ये कितना आ जा रहा है 2 है 20 यानी कि 10, तो 15 225 इंटू 10, ठीक है, प्लस 8 बटे रुक जाओ 3 पचे 15, तो 8 पचे 40 गुना 15 225, ओ मम्मी कितना भयानक गुना करना है, ठीक है। तो 2250 प्लस ये कैसे हो जाएगा, तो ये एक 0 इधर, 5 चौक 20 के 0, हाथ में बचा 2, 4 2 8 तो 10, हाथ बचा 1, 4 2 8 1 9, यानी कि 9000, यानी कि 9 2 11 250 आने वाला है, क्या आने वाला है चार्ज, यानी कि कूलम, तो 11000 सही है ना, गुना 11000 लगेगा, तो ऑप्शन भी था 5 चौक 20 के 0,
2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, ठीक है, सही है ना? कितना? 11,250, 11,250। चलो 1000 में उतना में ना यही एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, कोई बात नहीं, एक सिर्फ इंटीग्रेशन था कि कैसे गुना करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ इतना एंड रेडियस आर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेडियस है कितना? आर, ठीक है, लेंथ है कितना? एल, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दे के रखा है कितना है? 100 ओम। तो भैया रेजिस्टेंस लिखोगे कैसे? रो एल बटे ए, रो एल बटे ए। अब आर है देखो कैसे, रेडियस के टर्म्स में, तो भैया हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, बोलता है कि इट इज रीकास्ट इनटू ए वायर ऑफ रेडियस आर बटे 2। भैया रीकास्ट का मतलब क्या होता है? रीकास्ट मतलब जैसे बोलते हैं जितना वॉल्यूम का ये वाला तार बना हुआ था बड़ा रेडियस का, इसी को रीकास्ट कर दिया गया, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द जो मटेरियल होगा, मान लो लोहा का है तो भैया लोहा का या कॉपर का, तो सेम वॉल्यूम ऑफ वायर है, उसी को मिला करके फिर से बनाया गया एक वायर। और हमको पता है कि वॉल्यूम अगर रिमेन सेम, रीकास्ट का मतलब ही हो गया क्या? वॉल्यूम समझो कि क्या है? सेम है। वॉल्यूम क्या है? सेम। और अगर वॉल्यूम सेम होगा बच्चों, ये है रेडियस आर का, अब छोटा तार अगर बनाएंगे, तार अगर करोगे छोटा ऐसे, एरिया कम, इसका मतलब है कि आपको लेंथ क्या करना पड़ेगा? बड़ा बनाना पड़ेगा भैया, तभी तो वॉल्यूम सेम होगा। तो अगला वाला जो बनाए हैं ना वो हो गया ऐसा, ये है L2 और इसका रेडियस है क्या है? छोटा। कितना रेडियस है? R बटे 2। तो बोलता है क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर विल बी क्या? क्या होगा नया रेजिस्टेंस मेरा? तो जो नया मेरा रेजिस्टेंस होगा R2 हो जाएगा, रो L2 डिवाइडेड बाई A2। ये ओरिजिनल है और ये वाला ऐसा। तो सिंपल सा देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या? रेजिस्टेंस R से हो गया है R बटे 2, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। सिर्फ रेजिस्टेंस हो सिर्फ रेडियस हो गया है R से R बटे 2। गौर कर रहे हो? सिर्फ लेंथ इंक्रीज कर जाए, सिर्फ एरिया चेंज कर जाए, सिर्फ रेडियस चेंज कर जाए, तो सिर्फ रेडियस के बारे में बोला है। रेडियस क्या हो गया भैया? डिक्रीज कर गया। और अगर रेडियस ही के बारे में बोला है तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R टू द पावर 4। इसके पहले क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। जिनको दिक्कत लगे लेक्चर में नोट्स एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए। ठीक, R टू द पावर 4 पूछा नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बस हो गया। यहीं से पता चल रहा है कि R2 बटे R1 जो होगा ना वो रेडियस के उल्टा है, यानी कि R1 बटे R2 हो जाएगा, पावर कितना? 4। तो R2 डिवाइडेड बाई R1, R1 कितना है? 100, तो ये 100, ठीक है। R1 कितना है? कितना है R1? कितना है R1? तो R1 R है, R1 है R, और जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो है R बटे 2, तो ये है R बटे 2 का टोटल पावर कितना हो जाएगा? 4। तो देखो ये R चला गया, ये सबसे नीचे 2 गया ऊपर, यानी कि 2 के पावर हो जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी R2 आ जाएगा 1600, 1600 ओम। 1600 ओम कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। वो तीनों है ना, डायरेक्ट एकदम याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा है, बहुत बार। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। Suppose the drift velocity Vd drift velocity in a material varied with the applied electric field E as कैसे? तो बोला कि Vd ऐसे देके रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट E। वाह क्या मजेदार सवाल है। देखो बच्चों, जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर जो ट्रिक बताए हैं ना, देखो उस ट्रिक का इसके अंदर यूज होगा, है ना, क्योंकि जैसे ही ग्राफिकल आता है ना, ऐसे जहाँ दिखा ऐसे दिखा ऐसे दिखा, स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक ग्राफ, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे खटाक से आप जो है ना लगता है जैसे फिजिक्स का सवाल है। भैया फिजिक्स का नहीं, ये मैथ्स का सवाल है। देखो कैसे बोलता है, देन वी आई ग्राफ, वी आई यह है पोटेंशियल, यह है करंट, वी आई ग्राफ फॉर ए वायर मेड ऑफ सच ए मटेरियल इज बेस्ट गिवन बाई क्या? तो भैया यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको ग्राफ बनाना है पोटेंशियल और करंट का। तो कैसे हम इसके अंदर सेट करें? क्या V वर्सेस I का ग्राफ है, ठीक है, क्या करंट के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है या करंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है? तो बोले करंट का हम एक एक्सप्रेशन पढ़ें, ANEL अनिल, L हटा करके VD लगा दो, ये रिलेशन हो जाता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यानी पता चला कि V वर्सेस I जो ग्राफ मेरे को दिया हुआ है ना, उसके अंदर करंट में ये आ रहा है, तो जहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके जगह पर हम लिख क्या सकते हैं? I डिवाइडेड बाई ANE। तो ये तो यहां लिखा गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है,
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल हम लिख सकते हैं क्या? सर कर क्यों रहे हो ऐसा? क्योंकि ग्राफ मेरे को V वर्सेस I है, VD वर्सेस E नहीं है, तो भाई VD को हटा करके हम करंट ला रहे हैं, E को देख रहे हैं कि V है क्या, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ED इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा कैपेसिटेंस में पढ़ा है, V इक्वल टू ED। तो भैया जहाँ पर E दिख रहा है उसके जगह पर हम लिख देंगे V बटे D। तो दिस इज ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं ना नेक्स्ट पेज में करता हूँ, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, E रूट E, ठीक है। VD क्या हो गया, INEA, ठीक है, डायरेक्टली प्रो रूट इक्वल टू देखो क्या है, V बटे D। अब यहां पर देखिए क्या है, सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए मटेरियल, यानी कि मान लो कि कोई चीज का एक मटेरियल ऑफ द वायर है, कॉपर का है मान लो, ठीक, इन ए मटेरियल विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है अप्लाइड है उस वायर में, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अंदर है। देखो कोई भी वायर अगर है, मान लो मेरा कोई भी वायर, उसके अंदर अप्लाइड जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी के वजह से एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो क्या है, जो वायर है इसके अंदर भैया, उसके अंदर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होगा, कांस्टेंट, जो भी होगा उस कॉपर का तार के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सिर्फ मटेरियल ऑफ द वायर बोल दिया, नहीं कुछ बोला है, यानी यूनिफॉर्म है, तो ये भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। डी क्या है, डिस्टेंस है ना, क्या है, कितना पोटेंशियल ये है, अ डिस्टेंस ऑफ द क्या बोलोगे, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर बोल सकते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ द वायर, कि कितना दूरी लेंथ ऑफ द वायर है, ये है डिस्टेंस। तो ये जो डी है ना, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू माइनस dV बटे dx, कितना दूर में पोटेंशियल अप्लाइड है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं ऐसा बोल लगे सर क्या बोल रहे हो पता नहीं। देखो कैपेसिटर में पढ़े, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है d, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है E, तो यहाँ पर प्लस भी माइनस इतना, तो क्या लिखते हैं, V इक्वल टू ED। तो भैया ये D है क्या, कितना डिस्टेंस तक जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। तो देखो ये मेरा कंडक्टर का लेंथ कितना डिस्टेंस है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, सो व्हाट इज दिस D, इट इज डिस्टेंस, यानी कि लेंथ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ। तो लेंथ ऑफ द वायर जो है वो सब क्या है, कांस्टेंट। यहाँ से हमें पता चलता है कि NEA और क्या हो जाएगा D, ये सारे चीज क्या हो गया, कांस्टेंट। हेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्या हो जाएगा, V, रूट V। और अगर हम स्क्वायर कर देते, ये हो जाएगा I स्क्वायर, ये हो जाएगा V। यानी कि देखो क्या, एक तरफ सिंगल पावर है, एक तरफ डबल पावर, सिंगल पावर डबल पावर, शॉर्ट ट्रिक याद करो, शॉर्ट ट्रिक याद करो, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स यूट्यूब में टाइप करिएगा, लेक्चर नंबर 2। सिंगल पावर डबल पावर, सिंगल पावर के तरफ खोल दो, सिंगल पावर के तरफ खोल दो, मुंह खोल दो, तो बस खोल दो सिंगल पावर की तरफ से। देखो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, V वर्सेस I बोला ना, ये है V, ये है I, सिंगल पावर किधर है V, कटोरा का मुंह खोल दो, V किधर, इधर, तो भैया कटोरा का मुंह इधर खोल दो, बस हो गया मेरा आंसर। दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है भैया, पैराबोलिक। तो इसके लिए पूरा मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है बच्चों, तब जाके फिजिक्स का क्वेश्चन हैंडल होगा। हाँ, तो पैराबोलिक ऐसे देखेंगे, ठीक है, V की तरफ कटोरा का मुंह ऐसे खुलेगा, V की तरफ कटोरा का मुंह ऐसे खुलेगा, V की तरफ, तो ये नहीं होगा, V की तरफ कटोरा ऐसे नहीं होगा, V की तरफ कटोरा यानी ये होगा। तो ये ऑप्शन नंबर A, B, C, D, ऑप्शन नंबर कौन सा है, C। कितना जबरदस्त सवाल पूछा है, देख रहे हो, फॉर्मूला भी आपसे पूछ लेता है कि याद है कि नहीं है, उसके बाद मैथमेटिक्स का भी ट्रिक पूछ लेता है कि अनिल सर वाला वो लेक्चर बेसिक मैथ वाला देखे हो कि नहीं देखे हो, फिजिक्स पढ़ने से पहले देखे हो तो कटोरा का मुंह खोल दो, नहीं देखे हो तो फिर लगेगा भगवान जाने क्या हो गया फिजिक्स सोचने लगोगे। I स्क्वायर यानी कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना तो करंट लग रहा है डबल टाइम बढ़ेगा, भैया ये सब सोचना ही नहीं है, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि फिजिक्स है ही नहीं। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है देखते जरा, इन ए कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये क्या है बच्चों, सोचो जरा, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है ये,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये दे के रखा है कितना, देखो 8.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है 28 पर मीटर क्यूब। एंड मीन फ्री टाइम, ये मीन फ्री टाइम होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे जो है ना न्यूमेरिकल्स के अंदर सवाल पूछता है। देखो एवरेज है, पता है तो रिलैक्सेशन टाइम हम लोग निकालते हैं तो एवरेज निकालते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है। फ्री टाइम का मतलब कि इतना ही ड्यूरेशन तक जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, यानी कि वो टकराता नहीं है किसी से, तो फ्रीली मूव करता है। लेकिन जैसे कुछ देर हुआ धड़ाक से फिर टकरा गया, फिर कुछ देर हुआ फिर टकरा गया, तो दैट इज कॉल्ड फ्री टाइम यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दे के रखा है, देखो रिलैक्सेशन टाइम उसको टाउ से डिनोट करते हैं, कितना 25 फेम्टो सेकेंड। फेम्टो सेकेंड मतलब क्या होता है, फॉर से 15। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर ही सारा ट्रिक बता दिया ना, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, एंगस्ट्रॉम सब कैसे याद रख सकते हो, पिकोमीटर। तो ये फेम्टो फॉर से 15 तो बस परमानेंट याद रहेगा 10 टू द पावर कितना -15 सेकेंड। ये हो गया फेम्टो सेकेंड। इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज क्या, तो रेजिस्टिविटी हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रखा है। तो ये तो पता भी होता है कि 9.1 इंटू 10 टू पावर कितना -31 kg। अब देखो रेजिस्टिविटी हमसे पूछा है और एन टाउ ये है, तो इसका जो फॉर्मूला याद कराने का जो कोडिंग ट्रिक से बताए हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नीट देने जा रहा हूं, मैं नीट NEET नीट, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है लर्निंग ट्रिक भी बता चुके हैं, है ना, तो बस उसमें उठा करके देखो पुट कर देना है m/NEET यानी NE² टाउ। चलो नेक्स्ट पेज में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं जरा, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा m/NEE क्या हो जाएगा टाउ। m क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg डिवाइड बाई n कितना था 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। ई स्क्वायर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो भाई एक बार और है तो एक बार और लिख देते हैं, 10 टू द पावर कितना -19 कूलम लिख दिए, इंटू टाउ रिलैक्सेशन कितना था 25 फेम्टो सेकेंड, 25 फेम्टो सेकेंड, यानी कि बाप रे कितना लंबा चौड़ा गुना आ गया 25 फेम्टो सेकेंड यानी 10 टू द पावर कितना -15। ओह माय गॉड। अब जैसे इतना बड़ा आया कोई बात नहीं, हम तुरंत कहाँ जाएंगे ऑप्शन पर, ठीक है। देखते हैं 10 टू पावर -6 -7 -8 -5, अच्छा कितना बारीकी दे के रखा है, माइनस मतलब 5 6 7 8, एक भी जीरो इधर उधर घसका तो गया। तो हम लोग क्या करें, जब भी ऐसे दिया रहता है 10 टू पावर -5 10 टू पावर -6 ऐसे करके, इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन में करके सिर्फ हमको 10 टू द पावर ऑर्डर को चेक करना है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा हो, 7.9 6.5 साइंटिफिक नोटेशन हो गया एक नंबर, और उसके बाद 10 टू द पावर ऑर्डर्स में देखो कि क्या है, इसका मतलब ही ये होता है, ठीक। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करें, यह है रेजिस्टिविटी, यह है रेजिस्टिविटी। देखना जरा कुछ कुछ उड़ाते हैं। सबसे पहले ये 9.1 ये 8.5, ये डेसिमल जाएगा, ये डेसिमल जाएगा, है ना, पता है 10 10 ये उड़ गया। तो 91 और 85 अगर डिवाइड करोगे 91 को मतलब डिवाइड करेंगे 85 से, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, जो दोनों को सेम कंसीडर करता हूँ, 1 पॉइंट समथिंग को मैं क्या लूंगा 1 ही लूंगा, यानी ये दोनों जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास डिजिट क्या बच रहा है 16 16, ठीक है। ये गया तो इंटू 10, ये गया तो इंटू 10। क्यों 10 को बारीकी ले रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को 10 को कंसीडर करना है। अगर नंबर्स में होता ना जैसे बाकी सब सवाल देखे 42 64 78 ऐसा, तब तो मैं सीधे नंबर्स को गुना करता, लेकिन 10 को देखना है तो थोड़ा बारीकी रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो 16 ये 10 से रिप्लेस हो गया, उधर गया 25 है नीचे। कभी भी नीचे नंबर 2 हो 5 हो या फिर 25 हो, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि 10 बना दे, 100 बना दे, 1000 बना दे। तो 25 है, तो क्या ऐसा नीचे हम गुना करें जिससे वो 100 हो जाए या 10 हो जाए या 1000। तो 25 चौक अगर गुना कर देंगे तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा मेरा 100। तो अपने से नीचे 4 किए तो अपने से ऊपर भी क्या कर दो 4 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 25 चौक क्या हो गया 100 नीचे, ठीक है। अब ये गया तो यहाँ देखो क्या आ रहा है बच्चों 16 है, तो क्या हम काट सकते हैं 4 चौक 16, यानी यहाँ पर सिर्फ एक 16 है, एक नीचे 4 बच रहा है। नंबर्स को अगर देखोगे तो ऊपर में क्या है कुछ नहीं, नीचे है 4 इंटू 16, बस खत्म। इंटू ऊपर देखो क्या आ रहा है 10 के पावर्स में। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ सीखना, बहुत ज़रूरी है।
क्या आ रहा है, 10 के पावर -31, ये है +2, ठीक है, यही हो गया टोटल, है ना, 2 है तो +2 हो गया। नीचे 10 के पावर 28, अब ये 19 और 19, तो 19 दूनी 38, तो -38 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये 25 चौक कितना होगा, 100, और ये 10 टू पावर -15, देख लेना क्या कर रहा हूँ, 25 चौक 100 यानी कि 10 के पावर 2, और ये कितना -15, तो -15, सब ऐसे लिख दिए। अब जरा काट छाट करते हैं, तो ये हो गया 16 चौक 64 इंटू 10 के पावर ऊपर कितना आ जाएगा 29, 30 31, ठीक है, -29 हो जाएगा। नीचे 10 के पावर, ये 28 में से 38 गया यानी -10, और 2 में से 15 जाएगा -13, तो -13 हो जाएगा। तो ये हो गया -23, तो 1/64 इंटू 10 के पावर -29 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -23, कितना है -23, 23 ऊपर जाएगा बच्चों, तो देखो अगर आप मतलब कंपटीशन में अगर कैलकुलेट करो तो बार बार 1/64 क्यों लिखोगे, इसी को साइड में करते रहेंगे, है कि नहीं। देखो कैसे लिखोगे, वो -29 यहाँ है, यहाँ पर कितना हो गया -23, ठीक है, ये ऊपर जाएगा यानी -29 + 23, ऐसे ही कर करके छोटा छोटा जगह में कैलकुलेट करेंगे ना, तो जल्दी होगा कैलकुलेशन। इसीलिए क्या है ना कि जितना फास्ट, जैसे मान लो मैं करता हूँ जो भी, इससे ज़्यादा फास्ट आप गुना कर सकते हो, जल्दी आंसर ला सकते हो बच्चों, क्योंकि मेरे को सब कुछ लिखना होता है ना, बताना भी आप लोग को है। तो ये तब ऊपर कितना हो गया -29, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा +23, हैंस ये आ रहा है -6, यानी कि 1/64 इंटू 10 के पावर कितना है -6। अब हमको साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, तो देखो हमेशा जब भी कभी पता है कि 1/64 करना है, कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, 0 पॉइंट देंगे, फिर एक 0 आएगा, 0 आएगा, ऐसे करके। लेकिन हमेशा क्या करो, जैसे पता है कि नीचे 64 है तो भैया ऊपर 100 कर देते, थोड़ा बड़ा नंबर कर देते। कभी भी मान लो अगर ऐसे रहे 1/7, तो ऊपर भी 10 से, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जो है ना 10/7 आसानी से हम भागा दे सके कि 7 1 जा 7, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, ठीक। उसी तरह से नीचे 64 था तो हमने 100 कर दिया ताकि भागा दे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा हो। हमेशा ईजियर मेथड पे चला करो। तो ऊपर हमने 100 कर दिया था, नीचे भी 100 कर दिए, और भाई 10 टू द पावर -6 तो था ही। इसको जैसे भागा दोगे ना तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखो 64 1 64, 1 पॉइंट समथिंग, मान लेते हैं 1 2 कुछ भी, तो ये 10 टू द पावर -6, यहाँ है 2, ऊपर जाके कितना आ जाएगा -2, यानी देखो 1.1 इंटू 10 टू द पावर कितना -8 आ गया। अब यहाँ पर ये मत बोलना बच्चों 64 से भागा दिया सर, यहाँ 1.2 होगा, 1.3 होगा, ठीक है होगा, हम कर सकते हैं। क्या हमें जरूरत है? नहीं, तो हम नहीं करेंगे ठीक है, कर तो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं। क्या आएगा उससे मतलब नहीं, साइंटिफिक में आ रहा है ना 1 पॉइंट समथिंग, बस हो गया, मेरा काम हो गया। 10 टू पर क्या है -8, इसको चेक करेंगे बस और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 टू पर माइनस कहाँ है, 8 8 8, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया क्वेश्चन 12। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स इज, कितना रेजिस्टेंस दे के रखा है, R = 22,000 ±5%, ठीक है। द कलर ऑफ थर्ड बैंड मस्ट बी क्या, तो भाई कोई भी अगर रजिस्टर होता है तब पहला, दूसरा, तीसरा और एक है चौथा। थर्ड बैंड की बात करता है। थर्ड बैंड क्या बतलाता है, मल्टीप्लायर। क्या बतलाता है, मल्टीप्लायर। ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर्स, डिजिट्स जो हो गया वो मल्टीप्लायर, और ये है टॉलरेंस। तो मल्टीप्लायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, सबसे पहले देखो पहला 2 डिजिट देख रहे हो 22 है, यानी कि ये 22 हो गया, और ये 1000 है तो इसको कैसे लिखेंगे 10 के पावर 3, मल्टीप्लायर है, और ये होता है टॉलरेंस मेरा ना, गोल्ड है, सिल्वर है कि नो कलर है। तो हमको मल्टीप्लायर में कौन जाएगा, ये, यानी कि 10 के पावर 3। तो हमको पता है कि बी रॉय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, हो गया। तो ये 10 के पावर 0 होता है, और लास्ट में 10 के पावर कितना 0, और यहाँ पर लास्ट में 10 के पावर 9। तो 10 के पावर 3 कहाँ आएगा, तो 0 1 2 3, ये हो जाएगा 10 के पावर क्या है 3, 0 1 2 3, यानी कि ऑरेंज। तो ऑरेंज हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन 13 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है भाई, एक ना ये क्यूबॉइडल एक स्ट्रक्चर देके रखा है, ये क्यूबॉइड है एक, बोलता है कि द डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है, आर शोन बिलो। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस AB CD एंड EF। AB, एक एंड इधर A, एक एंड इधर ये B। तो AB
कि अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, कैसे निकालेंगे। तो कैसे ये बना हुआ ना, पहले डायग्राम देखना। एक क्यूबॉइड ये बना हुआ है, एक क्यूबॉइड बना हुआ है। देखो ये वाला जो लेंथ है ना वो कितना दे के रखा है b, ये वाला जो लेंथ है वो कितना दे के रखा है c, और ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ है वो कितना दे के रखा है, हमें a दे के रखा है। कैसे हम लोग निकालते हैं, तो बोलते हैं क्या कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना रो L बटे A, कैसे होता है ये L और कैसे होता है ये A, तो बोलेंगे ये जो लेंथ होता है ना L, इट इज परपेंडिकुलर टू क्या होता है एरिया। ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, हाँ ठीक है। तो देखो अप्लाई करके बनाते नया सवाल। L ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। कोई मान लो कि एरिया ऐसा है, तो इस साइड वाला जो है ना ये हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ के ठीक परपेंडिकुलर जो ये है एरिया जो दिख रहा है, दिस बिकम्स क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा। ठीक, तो देखते हैं अगर हमें निकालना है, देखो रो L बटे A, रेजिस्टेंस AB के क्रॉस। A कौन है, ये पूरा लेंथ है। B कौन है, ये वाला लेंथ मतलब क्या, ये हाइट जो हो गया, ठीक है B, और C क्या है, ऐसे ये जो आ रहा है देख रहे हो, एक एंड है C, एक एंड है D, ये जो ऐसे आता है मतलब Z एक्सिस मतलब किधर ये है, एक्चुअली ये बाहर बना हुआ है, और D वाला जो है वो किधर है, अंदर की ओर है। तो ऐसे बाहर अंदर। मैंने आपको एक शेप दिखाता हूँ, देखो जरा मोबाइल का जो कवर वाला होता है ना ढक्कन, ये ऐसे दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये किस तरह से बना हुआ है, देखो जरा A कौन सा एंड हो गया, ये वाला पूरा जो लेंथ ये वाला दिख रहा है ये हो गया A, अच्छा ये B, तो ये वाला जो एंड दिख रहा है ये, दिस इज B, ठीक है। C क्या है, ऐसे, तो C कौन है, ये वाला, ये ऐसे अगर करोगे दिस इज C, दिस इज B, और ये वाला क्या है A जो जिसके अक्रॉस बोला रेजिस्टेंस निकालने के लिए, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हो गया मेरा एंड A, एंड इधर ऐसे A, और ये वाला क्या है B। तो AB के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये लाइन हो गया यानी लेंथ हो गया, AB बोला ना, तो यही मेरा क्या हो गया, लेंथ का डायरेक्शन, ठीक है। तो लेंथ का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब कौन हो जाएगा मेरे लिए लेंथ, ये वाला लेंथ हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, दिस इज B। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि RAB का मतलब क्या हुआ ना, A से B के तरफ जाओ, दैट बिकम्स द लेंथ, A से B के तरफ जाओ, दैट बिकम्स द लेंथ, दैट इज गो फ्रॉम A टू B, दैट बिकम्स लेंथ। ये लिख लो कहीं पे, दैट बिकम्स लेंथ। तो A से B की तरफ जाओ, तो ये पूरा लेंथ हो गया मेरे लिए क्या, B लेंथ हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर ऐसे है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर यानी टॉप वाला जो सरफेस है ना, वो हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन है टॉप सरफेस, ये वाला। कौन है टॉप सरफेस, ये वाला, ये जो है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो ये है मेरा कितना A, और ये मेरा कितना है, ये कितना है C, ये वाला लेंथ कितना है मेरा C। तो समझ में आ रहा है कि कैसे एक्चुअली कैलकुलेट करें। एक अब क्लियर हो गया ना, अब तुरंत निकाल लोगे। देखो तो RAB हो जाएगा मेरा कितना, रो L बटे A, ठीक है। रो L मेरे लिए हो गया B, एरिया क्या हो गया, तो एरिया टॉप वाला सरफेस, तो लेंथ है A और ये है C, तो A इंटू क्या हो जाएगा C। देख लो समझ में आया कैसे निकाले AB के क्रॉस। अब निकालते हैं CD के क्रॉस। देखो जरा आ जाओ, C किधर है, C है बाहर, और D किधर है, D है अंदर। तो ये बाहर और ये अंदर, तो C से D के तरफ जाओ, दैट बिकम्स लेंथ, C से D के तरफ। अब ऐसे बना हुआ होता है कॉपी पर ऐसे, तो C से D के तरफ जाएंगे, कौन सा मेरे लिए हो जाएगा, ये वाला। देखो जरा, ये बिकम्स क्या, लेंथ। तो ऐसे जा रहे हैं बच्चों, तो भाई मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सोचो, डायग्राम से आ जाओ फिर पता चलेगा। दिस इज C, ये वाला बाहर जो निकला हुआ C। तो जैसे ही गए तो ये वाला पूरा जो लंबाई हो गया, ये मेरा हो गया लेंथ, दिस इज ये वाला साइड जो है, और ये वाला साइड क्या है C। लेंथ पता चल गया। एरिया क्या होगा, ऐसे जा रहे हैं तो लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी ये वाला देखो कि क्या है, तो ये क्या है भाई, दिस लंबा सा क्या है, दिस लंबा सा क्या है, दिस इज A, और ये वाला ये दिस हाइट क्या है, दिस बिकम्स B, यानी यहाँ पर जो है ना एरिया वाला हो गया मेरा ये, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, RCD इक्वल टू हो जाएगा रो L बटे A। रो गो फ्रॉम C टू D, C से D के तरफ अंदर घुस जाओ, अंदर घुसेंगे, ये वाला टोटल लेंथ हो गया मेरा C,
तो एरिया क्या है देखो जरा, एरिया है ए इंटू बी, ए इंटू बी। बड़ा अच्छा एक राइमिंग आ जाता है। देखो ऊपर अगर सी आया ना तो नीचे ए बी आता है, ठीक है, ऊपर बी आया ना तो नीचे ए सी तो बस एक आइडेंटिफाई करो, बाकी दो लिख दो, तो दो हो गया। तीसरा देखते हैं जरा, तीसरा है ई एफ, ई है इधर, एफ है इधर, तो ई से एक एफ के तरफ जाओ, दैट बिकम्स द लेंथ। तो भैया अगर ऐसे जाएंगे तो मेरा लेंथ कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो किनारे वाला जो सरफेस हो जाएगा दैट बिकम्स एरिया, ये वाला सरफेस बिकम्स क्या, एरिया। और ये वाला एरिया अगर हो जाएगा मेरे लिए तो हमको पता है, देखो ये क्या है बी और ये क्या है सी, तो एरिया हो जाएगा कितना, बी सी बी सी बी सी, ठीक है। हेंस आर ई एफ इक्वल टू रो एल बटे ए, रो एल बटे ए, रो एल 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 क्या हो गया ए, इधर क्या हो गया बी सी, हेंस दिस इज द रेजिस्टेंस। बस ना पता होना चाहिए कि क्या लेंथ लेना है और क्या एरिया लेना है, लेंथ के परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा सब सवाल है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वाह क्या बात है, उसी पर बेस्ड सवाल है। देखो रेजिस्टेंस ही निकालना है। स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, बी है ग्रेटर, कॉन्सेंट्रिक है, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब हम लोग कैसे बनाएं, तो मान लो कि जैसे ऐसे बनाता हूं, एक हो गया, चलो इतना बड़ा बना लिए, ठीक है, एक और एक छोटा बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं, ठीक है। चलो तो एक का रेडियस बोल रहा है कि है कितना ए, दूसरा का रेडियस कितना बोल रहा है, ये है बी, तो बी इज ग्रेटर देन ए। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, बोलता है कि स्पेस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये और ये, उसके बीच का स्पेस कौन होगा, ये वाला जगह देखो जरा, है ना, ये वाला जगह हो गया। इस फील्ड विथ ए मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो, इसको एक मीडियम से भर दिया गया जिसका रेजिस्टिविटी है रो। हमसे पूछता है कि रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी क्या। अब रेजिस्टेंस, जैसी रेजिस्टेंस बोलता है तो हमको पता है कि होता क्या है, रो एल बटे ए। भैया मीडियम कहाँ है, ये स्फीयर से लेकर के यही स्फीयर तक, इतने दूर तक में मीडियम भरा है जिसका रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ है। और ये है कैसा, कंटिन्यूस होगा, ए से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, और थोड़ा सा भी देखो डिस्टेंस घसकोगे ना, थोड़ा सा भी डिस्टेंस घसको तो वहाँ मीडियम है, थोड़ा सा भी घसकोगे ना मीडियम है, थोड़ा सा भी घसकोगे ना मीडियम है। तो भैया कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक आप घसकते जाओ, मीडियम है मीडियम है मीडियम है। और जब भी कंटिन्यूस होता है तो फिजिक्स कैसे चलता है पता है, हल्का सा भी dx घसकोगे ना तो छोटा सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तनीगो, दैट इज dr, फिर थोड़ा घस के फिर dr, फिर थोड़ा घस के फिर dr, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ तक चले आएंगे, टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा बढ़िया से। तो सवाल है कि इसमें लेंथ क्या होता है और एरिया क्या होता है। अभी हमने देखा L इज परपेंडिकुलर टू एरिया होता है, यानी कि अगर कोई ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हो, लेंथ होता है ये डायरेक्शन, तो ये मेरा बन जाता है लेंथ, उसके ठीक परपेंडिकुलर में देखो तो दैट बिकम्स एरिया, ऐसा कुछ। तो हम करें क्या, सिंस इट इज कंटिन्यूअस, ए से शुरू करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो करते क्या है, लेट वी गो टू ए वेरिएबल डिस्टेंस। कहाँ जाते हैं बच्चों, लेट वी गो टू ए वेरिएबल डिस्टेंस। तो देखो सेंटर से गए, लेट कोई वेरिएबल डिस्टेंस चले जाते हैं एक्स, कहाँ चले गए x, और यहाँ से छोटा सा डिस्टेंस जाते हैं, क्या है देखो dx। अब x पर जाकर के dx क्यों लिए, क्योंकि पता है कि यहाँ से ना इस मीडियम में कहीं भी आप जाओगे वहाँ से घसको dx, भैया dx घसकोगे ना तो उस जो dx आप ले रहे हो दैट बिकम्स द लेंथ, क्योंकि हमको ना छोटा सा रेजिस्टेंस चाहिए, तो छोटा सा रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कितना लोगे, dx ही लेंगे, तो एक वेरिएबल हमें चाहिए। अब वही dx 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 a से शुरू करेंगे और चले जाएंगे b तक। देखो तो अगर बच्चों x तक गए हैं और dx डिस्टेंस गए तो भाई इधर भी तो x तक जाओगे dx, इधर भी x तक जाओगे dx, यानी चारों तरफ है। यानी कि हम इसको सबसे पहले ऐसे कर ले तो दिस इज क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन समझ लेना, दिस इज x। ये अब ये है मेरा जो dx देख लो, दिस बिकम्स लेंथ। अब यहाँ कैसे बोले, इस तरह से एक चारों तरफ है ना, स्फीयर है चारों तरफ, और यहाँ से ठीक परपेंडिकुलर, ठीक यहाँ से परपेंडिकुलर, दिस इज क्या है dx, तो परपेंडिकुलर देखो ये, तो हम क्या बोले dx बिकम्स द लेंथ, और भाई उसके ठीक जो परपेंडिकुलर होता है ना दिस बिकम्स एरिया, दिस बिकम्स एरिया। तो कैसे करेंगे, ये बिकम्स एरिया, तो देखो बच्चों dx जो है वो लेंथ हो गया, एरिया कौन हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर कैसे बोलोगे दिस, ये पूरा जो बिकम्स क्या एरिया, तो भाई चारों तरफ एक स्फीयर हो गया जिसका रेडियस कितना हो जाएगा x, तो उसका सरफेस एरिया होगा क्या, सोचो
क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा कितना 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो चारों तरफ इमेजिन करो 4 पाई एक्स स्क्वायर मेरा सरफेस एरिया हो गया फुटबॉल जैसा, ठीक है। अब वहां से dx घस सकते हैं, dx घस सकते हैं, dx घस सकते हैं, dx चारों तरफ dx घसक जाओ थोड़ा सा थिकनेस का, उस थिकनेस छोटा सा है ना, उसका रेजिस्टेंस है dr, ऐसे ये इसका रेजिस्टेंस कितना है dr, और यही dr हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि मैं अगर बोलूँ dr कैसे लिखेंगे तो रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर। लिख लो इतना दूर। तो ये आ रहा है मेरा, देखो कितना dr छोटा सा रेजिस्टेंस रो इंटू एल बटे क्या है ए हो गया मेरा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो रो बट्टे 4 पाई तो कांस्टेंट है, dx कहाँ से चालू होगा a से चालू होकर के जाएगा कहाँ तक b तक, क्योंकि वहीं में मीडियम भरा हुआ है। तो x इक्वल टू a से चालू होगा, x इक्वल टू b तक जाएगा, तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस साइड हो गया r रो बटे 4 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक a से लेकर के b तक। तो रो बटे 4 पाई 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटे एक्स, कहाँ से कहाँ तक a से लेकर के b तक। तो देखो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 बटे एक्स स्क्वायर dx है, बहुत बार ये वाला चीज़ आता है, x टू द पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। हैंस आंसर इसको कैसे लिखेंगे x टू द पावर n, तो x टू पावर n प्लस 1 n प्लस 1, ऊपर आ जाएगा x के पावर कितना माइनस 1, नीचे भी आ गया माइनस 1, यानी कि माइनस x के पावर इतना 1 बटे एक्स, ठीक है। साइड में मैंने लिख दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस ले लो बाहर, रो बटे 4 पाई बाहर ले लिए, तो यहाँ बचा 1 बटे एक्स ए से लेकर के बी तक। हालांकि यहाँ पर भी एक दो छोटा सा ट्रिक लगा सकते हो, बहुत अच्छा। ये जो है ना, जब भी यहाँ माइनस आ जाए, अगर ये माइनस नहीं रहता तो क्या करते, पहले हम b सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी आता कैसे 1 बटे b माइनस 1 बटे a, लेकिन है लगा हुआ यहाँ माइनस, तो भाई आप इधर से सब्सटीट्यूट करते हो जनरली, लेकिन माइनस लगा हुआ है, यानी कि उल्टा सब्सटीट्यूट करो। तो कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं पता है, इधर से 1 बटे a माइनस 1 बटे b। इससे क्या ना आपका 2 लाइन बचेगा, बहुत काम का चीज़ है, छोटा चीज़ है लेकिन बड़ी काम का चीज़ है। नहीं तो क्या होता है माइनस कॉमन लिए, देखो अभी क्या होगा, माइनस कॉमन लिए 1 बटे एक्स बचा, फिर देखो क्या है माइनस इतना, ठीक, पहले आ जाएगा देखो कितना, अब रखेंगे 1 बटे बी माइनस 1 बटे ए, दुनिया गोल है, फिर इस माइनस को डालेंगे किधर अंदर, तो 1 बटे 4 पाई, तो भैया ये पलट जाएगा, तो 1 बटे ए माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे बी। तो दिस इज क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। और डायरेक्ट अगर मैं क्या बोल रहा था कि यहीं पर अगर ट्रिक लगा तो छोटा सा, तो देखो क्या आंसर आएगा, रो बटे 4 पाई आया, हाँ सीधे देखें माइनस है, अच्छा तो ऊपर से नहीं करेंगे, किधर से कर देंगे नीचे से, तो पहले आ जाएगा 1 बटे ए और माइनस हो जाएगा 1 बटे बी। देखो क्या है 1 2 3 लाइन आया, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, देख लो। तो समय बचाओ अभियान है, बचेगा समय। तो जब भी माइनस आए नीचे से पलट दो, 1 बटे ए माइनस 1 बटे बी, 1 बटे और रो बटे 4 पाई, तो रो बटे 4 पाई 1 बटे माइनस, यही है मेरे ख्याल से लग रहा है ना, रो बटे 4 पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 15। चलो अब आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ही होगा, 16 क्वेश्चन है ना टोटल, क्वेश्चन नंबर 16। वाह, ये वाला सवाल जो है ना, ये एनसीईआरटी का है बच्चों सवाल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसका सवाल है पता है, एनसीईआरटी का सवाल है, और इसके अंदर ना बहुत अच्छा एक मोल कॉन्सेप्ट का जो है ना थोड़ा सा यूज़ है, बहुत अच्छा सवाल सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है। देखो एस्टिमेट द क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। हमसे ड्रिफ्ट स्पीड पूछा है कि क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे के रखा है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ, तो I इक्वल टू है 1.5 एम्पियर, ठीक। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, हर कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि नंबर ऑफ, अगर बोलो कि कॉपर एटम अगर मान लो है 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है दे रहा है, तो 2 एटम अगर रहेगा कहीं पर कॉपर का तो कितना देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 तो 3, 4 तो 4, n तो n, यानी कि ऐसा है। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, डेंसिटी रो ना रजिस्टिविटी जैसा ना लगे, मैं डी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ डी,
तो डेंसिटी है कितना है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गया। और एटॉमिक मास दे के रखा है, एटॉमिक मास कितना है भाई? एटॉमिक मास 63.5 AMU, 63.5 AMU। ठीक है, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला निकालने के लिए। अब सोचो पैरामीटर क्या क्या देके रखा है, एक डेंसिटी एक करंट इतना, तो हमको पता है जैसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला ना, तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है ANEL अनिल, लेकिन L हटा के VD लगा दो। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो VD बराबर हो क्या जाएगा I डिवाइडेड बाई ANE। ये करंट देखो पैरामीटर के रूप में देखे, करंट मेरे को दिया हुआ है, एरिया वो दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन होता क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो नहीं पता है मेरे को, तो नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये तो हमें पता होता है, यानी यही चीज जो है ना हमें समझो कि निकालना है, क्या है एन। तो एन होता क्या है, व्हाट इज एन? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यही है मेरा एन। तो हमको वो निकालना है, कैसे निकाले? तो जो पैरामीटर दे के रखा है ना, ये 3 चीज, इसी से मेरा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। कितना में निकालना है? हर एक यूनिट वॉल्यूम में, हर एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 मीटर के वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पता करना है। सवाल में एक चीज दे के रखा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक्चुअली नंबर ऑफ कॉपर एटम्स के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोला जितना भी होगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पैरामीटर आया है। तो एक डेंसिटी और एटॉमिक मास जो दे के रखा है, मैं इसको लिखता हूँ पहले इधर। डेंसिटी दे के रखा है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, एक है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, वो दे के रखा है 63.5 AMU। हमें चाहिए क्या कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना में चाहिए, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो, उसके अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बोलता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, ये दोनों है क्या बराबर। यानी कि कहने का मतलब ना, बस इसमें आप ये निकाल लो कि नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितना है। इस सर्कल को अगर मैं बड़ा कर दूं तो हमारा जिंदगी बहुत उधार हो जाएगा। हाँ ठीक है, कैसा एटम लग रहा है, ठीक है ऐसा। कितना वॉल्यूम है, 1 मीटर की वॉल्यूम, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, मेरे को कोई बता दे। ये डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी देखो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें ये बतला रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास ऑफ कॉपर है, ये डेंसिटी का मतलब होता है। ठीक है, तो भाई डेंसिटी जो है ना 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट कि इधर रखो वॉल्यूम, इधर रखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है वो दे के रखा है, कितना है 10⁻³ kg, किसका, मास ऑफ कॉपर। तो ये दे के रखा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास ऑफ कॉपर है कितना, 9 इंटू 10⁻³ kg। हमको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। बच्चों सोचो, कभी भी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर या इस रूम के अंदर टोटल बहुत सारा कॉपर रखा हुआ है, फील करिएगा, इस रूम के अंदर एक कॉपर एटम, एक कॉपर एटम, एक कॉपर एटम, यानी कि 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, 5 कलम, 6 कलम, भैया जितना कलम रखा हुआ है ये हमें नहीं पता, नंबर ऑफ कलम्स। कॉपर एटम मतलब कलम, सोच लो, नंबर ऑफ कलम हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल जितना रखा हुआ है उसका टोटल मास कितना है, यानी कि 1 कलम का दाम हमें नहीं पता, टोटल जितना कलम रखा हुआ है ना रूम में, उस कलम का टोटल दाम कितना है वो हमें पता है। कितना, 500 रुपया मान लो, कितना है 500 रुपया। समझ लो थोड़ा सा अलग तरीके से, भैया मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, वो है टोटल रुपया जो है ना कलम का, वो है मान लो कि 500 रुपया। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ पेन क्या है, यही नहीं पता। तो भाई नंबर ऑफ पेन निकालते कैसे हैं, सोचो जरा।
जब भी नंबर ऑफ पेन निकालते हैं, निकालने का एक ही तरीका होता है, टोटल कल इस रूम के अंदर दाम कितना है, 500 रुपया। अगर सबसे पहले जरूरी होता है कि एक कलम का दाम कितना है भैया वो बता दो, फिजिक्स इसी से चलता है। एक कलम का दाम बाई चांस 500 रुपया हो, कितना हो, 500 रुपया, तो इस रूम के अंदर कितना कलम होगा, एक कलम होगा। क्योंकि पता है एक ही कलम होगा तो टोटल दाम इतना। मान लो कि इस कलम का दाम 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया, तो एक कलम का दाम अगर 100 रुपया, टोटल दाम 500 है, पता चल गया इसके अंदर कितना है, 5 कलम, यानी समझ में आता है। ठीक, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ पेन निकालते कैसे हैं, निकालते हैं ऊपर लिखो टोटल दाम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक पेन का। तो टोटल कॉस्ट कितना देखो जरा, 500 रुपया। एक कलम का दाम क्या है, यानी हमको ये चाहिए, तो कहीं ना कोई ना कोई होना चाहिए बताने वाला कि एक पेन का दाम जो है ना 10 रुपया है। वी मस्ट फाइंड इट, हमको ये फाइंड करना ही चाहिए कि एक कलम का भाई दाम क्या है। तो एक कलम का दाम क्या है, 10 रुपया। अच्छा, तो रुपया तब कटता है, ये कटता है तो निकल जाता है नंबर ऑफ पेन। तो जब भी नंबर निकालना हो, ऊपर दाम तो नीचे दाम, ऊपर टोटल दाम, नीचे एक कलम का दाम। तो भैया जो एक कलम की बात कर रहे हैं ना, वहां मेरे लिए इस सवाल में एक एटम है, कॉपर एटम लिख लीजिए, बड़ी काम का चीज है, ऐसे किताब में नहीं लिखल रहता है। हो गया, ठीक है, चलो अब आते हैं। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास टोटल दे के रखा है, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपर एटम। अब हम तुरंत निकाल लेंगे कि भैया नंबर ऑफ कॉपर एटम होगा कितना, तो बोलेंगे टोटल मास ऑफ, देखो जरा, टोटल मास ऑफ कॉपर। और ये सब निकाल किस में रहे, वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ही निकाल रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ कॉपर एटम उसके अंदर है। तो बोलेंगे टोटल मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कॉपर एटम, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपर एटम, नंबर ऑफ कलम, तब मास ऑफ 1 कलम, यानी कि एक कलम का दाम। समझो टोटल मास ऑफ कॉपर कितना दे के रखा है, 9 × 10⁻³ कितना है, 3 भागा मास ऑफ एक कॉपर एटम का मास क्या है, वही मेरे को यहां दे के रखा है। और ये है कितना, ये है केजी में। तो जैसे अभी बताए थे कि ऊपर भैया अगर रुपया हो ना, रुपया, तो नीचे रुपया ही हो, तब तो कट करके आएगा नंबर ऑफ कलम। तो यहां पर अगर केजी है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, केजी आना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इतना का मतलब क्या होता है, एक एटम का मतलब एक कॉपर एटम का मास कितना होता है, 63.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग लिखे कैसे, 63.5 क्या होता है, AMU। लेकिन भैया केजी काटेंगे तब तो नंबर निकलेगा, तो उसको कैसे करेंगे, 9 × 10⁻³ kg भागा 63.5। एक AMU कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27, टोटल हो जाएगा kg। जिन भी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत लगता हो ना कि 1 AMU क्या है, तो मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में सब था कि एक मोल ऑफ कॉपर एटम में ऐसा है, तो ऐसा NCERT में लिखा भी है कि मोल इतना में इतना, ठीक है, फॉर्मूला से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम थोड़ा टुकड़ा में समझ सकते हैं चीज़ों को, क्या जिसमें हमको फॉर्मूला ना रटना पड़े कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या, जा भूल गए। भाई भूलने का सवाल ही नहीं होता है। एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 3 कलम का दाम 3 से गुना कर दो, खत्म। तो इससे ये ना बहुत राहत होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, एटम्स न्यूक्लियर चैप्टर। ये केजी चला गया, आ गया मेरा नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो जरा क्या नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आया है, कितना में, पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है, क्योंकि एक वॉल्यूम में हम निकालते हैं। जो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है वही मेरे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही मेरे लिए आ गया कितना, 9 × 10⁻³ भागा 63.5 × 1.67 × 10⁻, कितना है, -27। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज n, जो मेरा निकला है। देखो बच्चों, मैं चाहता ना तो फॉर्मूला लिखता और धड़ाक से गुना कर देता, आंसर भी आ जाता, समय भी बचता। लेकिन ना एक होता है ना कि जड़ मजबूत होना, वो जड़ मजबूत नहीं हो पाता। n निकल गया, अब इसको उठा करके हम पुट कर देंगे जहां हमें पुट करना हो। तो I/ANE है, I/NE क्या है, VD = है I/ANE। I कितना है, 1.5 एम्पियर, एरिया कितना है, 10⁻⁻7। n क्या है, पहले चेक कर लेता हूँ, दोनों जो लिखा है 1.5 10⁻⁻7, ठीक है।
1.5 10⁻⁷ ठीक। n क्या है, बहुत गंदा है जो भी है, 9 इतना 63 पॉइंट इतना ठीक है, 9 × 10⁻3, मम्मी कितना भयानक है गला, 9 × 10⁻3 कैसे गुना हुई। अब भागा डिवाइड करेंगे तो किधर चला जाएगा बच्चों, ऊपर कितना है 63.5 × 1.67 × 10⁻27 ऐसे ठीक है, गुना कर दिए। और एक और चीज़ अभी ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻, कितना -19 आ गया। अब हमें इसे गुना करना है बहुत खटाक से, ठीक है, 4-5 सेकंड के अंदर। लेकिन उससे पहले गुना करने पहले ना हम इसका दर्शन करेंगे जरा, है ना, भगवान जी का दर्शन करिए। 4.4 1.1 2.2 3.3 ठीक। अब हम जाके कैलकुलेट करेंगे, दिमाग में छापा कुछ, सिर्फ नंबर्स चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नंबर्स चाहिए। आ जाओ 1.5 यहाँ 1.6, तो भैया 15 16 दोनों सेम है, चला गया। ये देखो मेरे लिए क्या बन जाएगा 63 63, ये है 9, यानी काट देंगे 9 सती 63 हो जाएगा, तो ये गया 9 सती 63 ठीक है। और नीचे कोई नंबर बचा है क्या, नहीं। ऊपर नंबर क्या है देखो 1.67 × 7, तो मेरे लिए नंबर देखो क्या बच रहा है, 7 × कितना है 1.67 इतना। तो देखो बच्चों क्या है 7 × 1.6 को मैं क्या लिखूंगा 1.7 ठीक है। 17 सती क्या होता है 19 से, यानी देखो 11.9 ऐसा कुछ आया, यानी कि राउंड ऑफ करके देखे तो शुरुआती 2 डिजिट देख लो क्या आ रहा है 11, क्या आ रहा है 11। साइंटिफिक में देखोगे 1.1 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो भैया है तो है, आंसर आ गया। ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत बड़ा और बहुत गंदा बहुत खराब नंबर्स आता है, 15 16 14 सबको एक ही मान करके सब काट दो धड़ाक से। हम देखें कि नंबर्स अलग अलग है, मिलीमीटर पर सेकंड में सब है, तो हम क्यों कैलकुलेट करें, ठीक है, ये हो गया। लेकिन चलो ये था बाई ट्रिक। अब अगर काट छाट बच्चों अगर करना हो सही से तो 15 16 तो ये तो सच में चला ही जाएगा, तो 9 7 63 तो रहेगा ही। तो ये 7 × ऊपर में 1.67 तो है, ठीक है, ऊपर है 10 टू द पावर कितना -27 भागा नीचे क्या है -7 + 3 -19, यानी कि -7 + 3 और कितना है -19। तो ये देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7 × 1.7 कर दो, ये तो ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -27 ये भी ठीक है, भागा 10 के पावर ये कितना है, तो -7 + 3 बच्चों हो जाएगा कितना -4 -19, तो 19 20 23 ठीक है, 19 4 23, यानी -23 आ रहा है नीचे, तो 10 के पावर कितना -23। अब देखो 17 से 19 से, यानी ऐसा, तो एक डेसिमल लग जाएगा इंटू 10 के पावर -27 और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +23 ठीक है, यानी कि 11.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ रहा है देखो, ये -4, 27 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में से 3 के 4, ये आ गया ऐसा। अब हमको चाहिए डेसिमल इधर, तो एक इधर कम करे तो उधर बढ़ा दो, एक इधर कम करेंगे तो 1.19 ऐसा हो, एक कम तो उधर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, बढ़ा दो एक। ये सब कहाँ सिखाए हैं, यूनिट्स मेजरमेंट में, किसी ज़माने में 11th में सब है ना, सिंपल कि कैसे यूनिट्स कन्वर्ट करते हो खटा, या कैसे डेसिमल घसकाते हैं, एक कम तो उधर बढ़ा दो, अगर एक इधर बढ़ाते हैं आगे करते तो वहाँ पर -1 कर देते हैं ऐसे। तो ये 1.19 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, तो यही जो 10 टू पावर -3 है क्या चीज में चला जाएगा, मिलीमीटर में चला जाएगा, मिलीमीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ करके लिखना होगा तो हम 1.1 लिखेंगे, देखो अप्रॉक्सीमेशन चलता है ना, 15 16 को हम काट देते हैं, 1.6 को हम 1.7 लिख दिए, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, लेकिन ऑप्शनल वाला एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर्स में और डीपीपी में। तो सबसे पहले डीपीपी जब जारी करता हूँ ना, उसको पहले खुद से अटेम्प्ट किया करो, पूरा सॉल्व किया करो, और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन तो जरूर देखो, क्योंकि अगर सॉल्व हो भी गया है आपसे तो भी आपको यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नहीं हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा सीखने के लिए, हो जाए तो भी कि कैसे कैलकुलेट करते, कैसे समय बचाएंगे एग्जामिनेशन, कैसे कहाँ तक कैलकुलेट करना है भी कि नहीं करना, ये सारे चीज़, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।